अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है देवता। नेक्स्ट एपिसोड। खलाई जोन 1 के 6 साइंसदान, 10 डॉक्टर और 12 दानिश्वर और टेक्नोलॉजी के कई माहिरीन एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। उनके अलावा ज़िंदगी के दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और अवाम में अच्छी शोहरत रखने वाले लोग भी आए थे। उन सब के सामने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कमांडर पाशा और डमी शीतारा अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। शीतारा के पीछे रोबोट PP7 बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हुआ था। उनके पीछे कमांडर के कई जानिसार एडमी लिबास पहने फौजियों के अंदाज में खड़े थे। साइंसदान और डॉक्टर वगैरह बारी बारी उठकर अपनी तालीम, सलाहियतों और तजुर्बों के मुतालिक बता रहे थे और कह रहे थे कि नई हुकूमत में उन्हें काम करने के मौके दिए जाएंगे तो वो सब बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। दानिश्वर कह रहे थे कि वो सियासी, समाजी और मुआशरती उलूम के माहिर हैं और आइंदा हुक्मरानों के लिए बेहतरीन मुशीर साबित होंगे। कमांडर ने शीतारा की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, तुम कल शाम से नजर नहीं आई, मैं तुम्हें तलाश करता रहा। डमी शीतारा ने पूछा, खैरियत तो है, क्यों तलाश कर रहे थे? कमांडर ने कहा, कल मैंने हज़ारों लोगों के सामने तुम्हारे हुक्म के मुताबिक कह दिया कि यहाँ का निज़ाम हुकूमत 5 अफराद आपस के मशवरों से चलाएंगे। 5 में से 2 अर्जी बाशिंदे होंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें और पाशा को अपने पास बुलाकर आवाम से तुम दोनों का तारुफ कराया था। डमी शीतारा उसकी बातें सुन रही थी और उसके अंदर देवी सोच रही थी, इसने ये सब कुछ कमांडर से नहीं कहा था। यकीनन लकी 7 ने इसके अंदर आकर 2 अर्जी बाशिंदों को हुकूमत में शामिल करने पर मजबूर किया होगा। डमी ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, कल की बात कल हो गई, अब क्या कहना चाहते हो? अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारा ताबेदार बनकर रहूँगा। बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। अगर तुम चाहो तो सिर्फ हम दोनों यहाँ हुकूमत कर सकती हैं। ये पाशा वगैरह को शामिल करना क्या ज़रूरी है? कमांडर, तुम नहीं जानते, तुम सरगोशी में बोल रहे हो, लेकिन पाशा अपनी गैर मामूली समाज से हमारी बातें सुन रहा है। वह हैरानी और बेयकीनी से बोला, क्या वाकई? पाशा ने कहा, मैं नहीं सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। कमांडर बेबसी से पाशा को देखने लगा। देवी ने कहा, कमांडर, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि यहाँ सिर्फ मैं नहीं, तमारा और पारस भी साया बन सकती हैं, बल्कि वो दोनों इस वक्त साया बने हुए मेरे या तुम्हारे अंदर होंगे। वो सहम कर सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे पर कई लोगों की आवाज़ें आईं। वो हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम कहते हुए हॉल में दाखिल हो रहे थे। उनमें जो सबसे आगे था उसी के दोनों हाथों में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। वो लोग कृष्णा और राम की माला जपते हुए उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आ गए जहाँ शीतारा, कमांडर और पाशा बैठे हुए थे। जिस शख्स के हाथों में मूर्ति थी उसने कहा, यहाँ के तमाम बाशिंदे मुझे जानते हैं, मेरा नाम ज़बूरा है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी झूठी बात ज़ुबान से निकालता हूँ। तुम सब इस मुरली बजाने वाले की मूर्ति देख रहे हो। पिछली रात ये श्री कृष्ण मुरली वाले मेरे ख्वाब में आए और कहा, जो धर्म को नहीं समझता उसके कर्म अच्छे नहीं होते। इंसान को इंसान से किस तरह मोहब्बत करना चाहिए ये जानने के लिए पहले भगवान की पूजा करो, प्रेम भक्ति सीखो। उसने ज़रा चुप होकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए बेशुमार अफराद को देखा, फिर कहा, भगवान कृष्ण ने ख्वाब में मुझसे कहा, ऐ ज़बूरा, तू सच्चा और नेक इंसान है। मैं तेरे घर के सामने वाले मैदान में मिट्टी के नीचे हूँ। मुझे वहाँ से निकाल कर इस जगह मेरे नाम से एक मंदिर तामीर कर, मेरी पूजा कर और नई हुकूमत बनाने वालों को यह समझा कि इंसान के बगैर घर वीरान, भगवान के बगैर मंदिर सूना और धर्म के बगैर हुकूमत खोखली होती है। एक साइंसदान ने पूछा, क्या ये मूर्ति तुम्हें उसी मैदान से मिली है? हाँ, ये जितने मेरे पड़ोसी और मोहल्लेदार हैं मैं उन्हें साथ लेकर मैदान में गया था। फिर मैंने एक जगह खुदाई की, वहाँ मिट्टी के नीचे श्री कृष्ण मुरली वाले विराजमान थे। मैंने मिट्टी हटाई तो मुझे इनके दर्शन हुए। हरे राम हरे कृष्णा। डमी शीतारा अपनी कुर्सी से उठकर ज़बूरा के पास आई। उसने सर झुकाकर दोनों हाथ मूर्ति के सामने जोड़े, फिर भगवान के कदमों को छूकर अपने हाथों को अपनी पेशानी और सर पर रखा। ज़बूरा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मेरे अंदर गैब से बातें आती हैं। मेरे अंदर भगवान बोलते हैं कि अर्जी दुनिया से आने वाली ये शीतारा एक महान हस्ती है, एक देवी है। ये धर्म के असूलों पर नई हुकूमत की बुनियाद रखेगी। यहाँ सबके दिन फिर जाएंगे, सब खुशहाल रहेंगे। यहाँ कोई किसी पर जुल्म करेगा तो ये भगवान उसे ऐसी सज़ा देंगे कि फिर जालिम लोग जुल्म करना भूल जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे जोन से जुल्म मिट जाए? सब ने बेयक ज़ुबान कहा, हाँ, हम जुल्म का खात्मा चाहते हैं। क्या तुम चाहते हो कि हुक्मरानों की तरह तुम्हारे बीवी बच्चे भी शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारें? फिर सब ने कहा, हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी औरतें और बच्चे शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारते रहें। क्या आज तक तुम लोगों ने कभी मुझे झूठ बोलते सुना है? सब ने कहा, कभी नहीं, तुम सच्चे हो। मैं सच्चा हूँ तो मेरा भगवान भी सच्चा है और मेरा धर्म भी सच्चा है। देवी शीतारा ने पिछली रात ख्याल ख्वानी के ज़रिए यही कहा था जो अब ज़बूरा कह रहा था। उसने ज़बूरा पर तनवीमी अमल किया था। जोन के बाशिंदे सिर्फ चंद घंटों तक तनवीमी अमल के ज़ेर असर रहते थे।
लेकिन देवी ने आत्मा शक्ति के जरिए ज़बूरा को सहरज़दा कर लिया था। और ये तो भारत के हिंदू बाशिंदे भी कहते हैं कि किसी के 5 स्टार होटल या क्लब की तामीर रुकवाना हो तो उसकी ज़मीन में भगवान की मूर्ति गाड़ दो। जब बुनियाद की खुदाई के वक्त वह मूर्ति निकलेगी तो तमाम हिंदू मुत्तहिद होकर कहेंगे कि वहाँ 5 स्टार होटल या क्लब में ही मंदिर बनेगा। देवी अपने आलाकारों के जरिए यही ड्रामा कर रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में धर्म के सिलसिले में इसलिए गर्मजोशी पैदा हो गई थी कि ज़बूरा वाकई सच्चा और नेक इंसान था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। देवी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए ज़बूरा की नेक नामी का सहारा लिया। वो वहाँ जो कुछ भी कह रहा था उसे सभी सच तस्लीम कर रहे थे। पाशा कट्टर मजहबी नहीं था, लेकिन अपने दीन की बरतरी चाहता था। उसे देवी की चाल पर गुस्सा आ रहा था। वो कहना चाहता था कि हमारा दीन भी इंसानों को मुहज़्ज़ब बनाता है, हर मज़हब और हर कौम के अफराद को अमन और सलामती का दरस देता है। लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही खामोशी छा गई। एक आवाज़ गूंज रही थी। कोई कलाम पाक की तलावत कर रहा था। सब लोग सर घुमा घुमा कर देखने लगे। तलावत करने वाला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ हर एक के करीब से गुजरती हुई जा रही थी और हर शख्स ये महसूस कर रहा था कि कोई उसके पास खड़ा कह रहा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वह सूरह रहमान की तलावत कर रहा था। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। डमी सितारा के चेहरे की रौनक मांद पड़ गई। रूपोश देवी का दिल डूबने लगा। वो समझ गई कि पारस अपने मुकद्दस कलाम पाक को बड़ी किरत के साथ पढ़ रहा है और वह ऐसा शख्स है जिसे वो आत्मा शक्ति से न झुका सकती है, न तोड़ सकती है और न ही उसे तलावत से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर सकती है। जोन के तमाम बाशिंदों के दिमाग कुदरती तौर पर ऐसे थे कि उनके दिमाग का एक हिस्सा ट्रांसलेटर था। ख्वाह कोई सी अजनबी ज़ुबान हो, इसका तर्जुमा खलाई ज़ुबान में पेश करता था और कुदरती सलाहियत ऐसी थी कि दिमाग के समझाने से वो वैसी ही अजनबी ज़ुबान बोलने लगते थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए तमाम अफराद अरबी ज़ुबान की शायद का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ रहे थे। ऐसे वक्त लक्की से ने देवी की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके ज़बूरा के अंदर पहुंच गई। ज़बूरा हैरानी से डमी सितारा को सवालिया नज़रों से देख रहा था और देवी उसके अंदर बोल रही थी, फ़िक्र ना करो, ये अर्जी दुनिया के एक बाजीगर पारस का सा है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम ऊंची आवाज़ में अपने साथियों के साथ हरे राम हरे कृष्णा का जाप करो। ज़बूरा ने कहा, यह यहाँ के असूल के खिलाफ है। जब एक बोल रहा हो तो दूसरे को सुनना चाहिए। जैसे मेरे बोलने के दौरान पारस का साया खामोश था और मुझे कहने का मौका दे रहा था, ज़रा सुनो। जैसे वो दलाइल से भरपूर बातें कर रहा है वैसे ही धर्म की बातें मुझे समझाओ। मैं तुम्हें भगवत गीता की दिल में उतर जाने वाली बातें सुनाती हूँ। जब कौरव और पांडु एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में आए तो ज़बूरा ने पूछा, यह कौरव और पांडु का मतलब क्या है। मैं कौरव पांडु नेकी और बदी की जंग का हाल बयान कर रही हूँ। कौरव 100 भाई थे और पांडु सिर्फ 5। उन 5 में अर्जुन उस वक्त बहुत निराश हो रहा। ये अर्जुन कौन है? मैंने अभी कहा है कि उन 5 भाइयों में से एक का नाम अर्जुन था। पहले भगवत गीता में बयान किए हुए ज़िंदगी से करीब हक़ाइक़ को सुनो, बीच में ना बोला करो। लेकिन तुम जो कुछ सुनाने जा रही हो वर्जी दुनिया के कौरव और पांडु की दास्तान है। इस दास्तान में यकीनन दिल में उतर जाने वाली बातें होंगी, लेकिन वो साया जिस आसमानी किताब की बातें सुना रहे उनका और हक़ाइक़ का ताल्लुक सिर्फ अर्जी दुनिया से नहीं, पूरी कायनात से है। तुम सिर्फ अर्जी दुनिया की बातें करोगी तो जोन के बाशिंदे मुतासिर नहीं होंगे। उस वक्त पारस कह रहा था, कोई तो है जिसने तुमसे पहले इस कायनात में सूरज, चांद और दूसरे सियारों को एक मुतवाज़िन गर्दिश में रखा। तुमने साइंसी तरक्की के दौरान कायनाती निज़ाम को किसी हद तक समझा और ये तस्लीम किया है कि तमाम सियारे अपने गर्दिश के मुकाम से नाखून बराबर हट जाएं तो तवाज़न बिगड़ जाएगा। फिर सब एक दूसरे से टकरा कर फना हो जाएंगे। उन्हें फना होने और आपस में टकराने से बचाने के लिए किसने उनके दरमियान तवाज़न कायम रखा है? किसने तुम्हारे जिस्म के तमाम अज़ा को एक निज़ाम के तहत मरबूत रखा है? जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो उसे पहले दिमाग महसूस करता है और वही दिमाग उस तकलीफ़ को दूर करने की तदाबीर करता है। जोन के साइंसदानों ने मसनूई दिमाग बनाया जो मशीनी पुर्जों का मोहताज है। वो दिमाग सुन सकता है, सोच सकता है, लेकिन कोई तरकीब सोचने की सलाहियत उसमें नहीं है। यहाँ की साइंसी तजुर्बा गाह में एक खुफिया फ़ाइल है। उसमें तीनों साइंसदानों सोलारस, सासा निकोलाई और सासा मोराई ने अपने तजुर्बात की रोशनी में लिखा है कि उन्होंने जोन के कई अफराद को सजाए मौत देने के बहाने उनके दिमागों के ऑपरेशन किए। उन बेगुनाह इंसानों के दिमागों को रिपोर्ट के सरों में रखा और मसनूई दिमागों को उन इंसानों के सर में रखकर मशीनों के ज़रिए उन्हें फ़ाल बनाना चाहा, मगर नाकाम होते रहे। मैं उस खुफिया फ़ाइल की फ़ोटो स्टेट कॉपियाँ आपके सामने पेश करूँ। आप चाहेंगे तो उन जालिम साइंसदानों की असल फ़ाइल भी पेश करूँगा। उस हॉल में बैठे हुए हर शख्स के सामने एक एक कागज़ आने लगा। वो कागज़ ले रहे थे और देने वाले को देखना चाहते थे जो नज़र नहीं आ रहा था। वो कागज़ कमांडर, पाशा, डमी सितारा और ज़बूरा के पास भी आया। वह सब उसे लेकर पढ़ रहे थे।
पारस की आवाज़ गूंज रही थी। जब जालिम हुक्मरानों का जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला उन हुक्मरानों को इबरतनाक सज़ा देने के लिए अपने बंदों से काम लेता है और उन्हें निजात दहिंदा बनाकर उस मजलूम कौम के दरमियान भेज देता है। ये बात सबके इल्म में है कि कमांडर देवी शीतारा और पारस के आने से पहले ही तुम्हारे जोन की रहने वाली तमारा ने पहले सासा निकोलाई और मराई को यहाँ से भागने पर मजबूर किया। फिर तमारा के खौफ से सोलारस अपनी बेटी के साथ फरार हो गया। जब मैदान साफ हो गया तब मिट्टी के अंदर से भगवान निकल आया। भगवान को तो जालिम साइंसदानों के दौर में मिट्टी से निकलना चाहिए था और देवी शीतारा को यहाँ आने के लिए मैदान साफ होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। शीतारा अपने होंठ भींच रही थी और देवी बेबसी से सोच रही थी कि पारस की इन बातों का क्या जवाब दे, जबकि वो वही हक़ाइक़ बयान कर रहा था जो अवाम के सामने थे। साइंसदानों को भगाने वाले 2 साए थे, जिनमें एक तमारा का साया था और जोन वालों के लिए ये फ़ख्र की बात थी कि उन्हीं के जोन की लड़की ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तमारा ने कम से कम मिकदार में जहर को ज़बूरा के जिस्म में पहुँचाया। इतनी सी जहर की मिकदार बाज़ दवाओं में भी इस्तेमाल होती है। ऐसा करने से ज़बूरा के अंदर देवी की आत्मा शक्ति का सैर टूट गया। वह कमज़ोरी महसूस करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। फिर उस मूर्ति को डमी शीतारा के हवाले करते हुए कहा, मैं आप सबके सामने ये एतराफ़ करता हूँ कि मेरा जहन जकड़ा हुआ था। पता नहीं कैसी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं कुछ सोचे समझे बगैर बोलता जा रहा था। देवी ने उसके दिमाग में आकर कहा, ज़बूरा ये तुम क्या कह रहे हो? बोलो हरे राम हरे कृष्णा। ज़बूरा ने पूछा, ये कौन लोग हैं? ये भगवान के 2 रूप हैं, राम और कृष्णा। भगवान किसी को नज़र नहीं आते, हम उनकी मूर्तियों में उनके रूप देखते हैं। मेरी समझ में नहीं आया। भगवान नज़र नहीं आते तो फिर कैसे मालूम हुआ कि उनकी सूरत और सरापा इसी मूर्ति जैसा है? वो राम, कृष्णा, शिव शंकर और कितने ही देवताओं के रूप इख्तियार करके धरती पर आए थे। उन्हें देखकर उनकी मूर्तियाँ तैयार की गई हैं। वह तमाम देवता ज़मीन पर आए थे। तुम फिर ज़मीन की बातें कर रही हो। ज़मीन की बातों से जोन वालों को सिर्फ मालूमात की हद तक दिलचस्पी होगी। तमारा ने कहा, देवी जी तुम्हें अपने धर्म के प्रचार का पूरा हक है। रामायण और गीता काबिल एहतराम किताबें हैं। उनमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और नेकी और बदी की जंग और गुमराही से बचने की हदायत की गई हैं। झूठ और फ़रेब से मना किया गया है। मगर तुमने जोन के अवाम को फ़रेब देने के लिए भगवान की मूर्ति मिट्टी के अंदर से बरामद कराई और वो ज़बूरा जो हमेशा सच बोलता है उसे तुमने झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा झूठ और फ़रेब खुद रामायण और गीता जैसी मोहतरम किताबों के ख़िलाफ़ है। तुम्हारी हरकतें खुद अपने धर्म की नफ़ी कर रही हैं। बकवास मत करो। मैं अपनी सौकन से बात करना भी पसंद नहीं करती। सौकन, लकी 7 ने कहा। ज़बूरा इससे पूछो क्या ये मेरे शौहर की बीवी है? अगर नहीं है तो फिर एक झूठ बोल रही है। ज़बूरा ने पूछा, क्या तुम तमारा के शौहर की दूसरी बीवी हो? उसे जवाब नहीं मिला। देवी शीतारा रवानी में लकी 7 को सौकन कह चुकी थी, जबकि फिलवक्त वो सौकन नहीं थी। आइंदा कभी ये रिश्ता होने वाला था और कैसे होने वाला था, इतनी लंबी दास्तान वो ज़बूरा को सुनाना नहीं चाहती थी। अगर वह कह देती कि मैं आइंदा पारस की शरीक हयात बनने वाली हूँ तो ज़बूरा सवाल करता कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना है उसके खिलाफ मजहबी नज़रिया क्यों रखती है? लकी 7 ने कहा, इसने तुम पर पिछली रात तनमीमी अमल किया था और तुम इसके मामूल बनकर यहाँ अपने लोगों से भगवान की मूर्ति हासिल करने वाली झूठी बात कह चुके हो। ज़बूरा ने कहा, मैं पारस से दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पारस खामोश हो गया। ज़बूरा ने कहा, मैं अपने जोन के बाशिंदों से शर्मिंदा हूँ। इससे शीतारा ने मुझ पर तनमीमी अमल किया था। देवी ने यह बात कहने से पहले ज़बूरा के दिमाग में जल्जला पैदा करना चाहा, लेकिन लकी 7 ने ज़बूरा के दिमाग को जकड़ लिया। फिर उसने सिर्फ एक छोटा सा जुमला कहा, जाओ वरना तुम्हारी डमी मेरे जहर से मर जाएगी। देवी को अपनी डमी की हिफाजत के लिए जाना पड़ा। तब ज़बूरा ने कहा, मैंने अभी इस मूर्ति के सिलसिले में जो कुछ कहा वो सहरज़दा होकर कहा। हकीकत ये है कि मेरे दिमाग में ये बात कैसे आई कि मुझे घर के सामने मैदान के किसी हिस्से में खुदाई करना चाहिए। फिर ये कि कल रात ही को ऐसा क्यों हुआ? शीतारा की आमद से पहले भगवान मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आए? ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इस हद तक मेरी समझ में आ चुका है कि मैं यहाँ देर तक बोलते रहने के दौरान अपने होशो हवास में नहीं था, जबकि काबिल यकीन और सच्ची बातें होशो हवास में की जाती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पारस का शुक्रिया कि उसने मुझे अपनी बातों के दौरान बोलने का मौका दिया। पारस ने कहा, मैं तमाम हाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि वो शीतारा को गलत ना समझें। उसे एक गलती हो गई और गलती सभी से एक आध बार हो जाती है। हमें हर बात से परहेज़ करना चाहिए जो मुतनाज़ हो। मेरे दीन और शीतारा के धर्म का मामला भी मुतनाज़ है, लिहाजा उसका धर्म वो जाने, मैं सिर्फ अपने दीन की बातें कर रहा हूँ। अब तक मैं जो कुछ कह चुका हूँ उस पर आप गौर करें तो यह हकीकत साफ तौर से समझ में आएगी कि इस पूरी कायनात और हम सबको पैदा करने वाली एक ऐसी हस्ती है जो हम पर और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर कादिर है। हम उसे कादिर कहते हैं, यानी हर शय पर कुदरत रखने वाला। हम उसे खालिक कहते हैं क्योंकि हम सब उसकी तख्लीक हैं और हम सब उसे अल्लाह ताला कहते हैं।
हमारे ज़हन को सोचने और इर्तिका के मराहिल तय करने की क़ुव्वत खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, ये अल्लाह ताला की देन है। ये हवा हम नहीं चलाते, एक क़ुव्वत चलाती है, वो क़ुव्वत अल्लाह ताला है। हवा के बगैर हम सांस नहीं ले सकते और सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जब इंसानी ज़िंदगी और कायनाती उलूम की गहराइयों में उतरोगे तो उस रब्बे कायनात को तस्लीम कर लोगे। मैंने अभी सूरह रहमान की तलावत की थी। इस सूरह में बार बार सवाल किया गया है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हक़ाइक़ को समझने के बाद तुम्हारी ज़ुबानें बेख्तियार कहेंगी कि हम अल्लाह ताला की किसी नेमत को झुटला नहीं सकते। फिर कमांडर शीतारा और पाशा के पास से पारस की आवाज़ आई। उसने कहा, आज से नई हुकूमत के क़याम की इब्तदा हो रही है। ऐसे वक्त में कहना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम को समझ कर नई हुकूमत की तश्कील की जाए। इस्लामी तालीमात पर अमल किया जाए तो जुल्म और बर्बरियत अज़ खुद ख़त्म हो जाती है। अगर तुम दीनी अहकामात को समझे बगैर सियासत करोगे तो मैं यही कहूँगा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर लक्की साहब ने कहा, हम कलाम पाक के नुस्खे और इस्लामी कवानीन तहरीरी सूरत में लेकर आए हैं। उन सब की फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ आप हजरात को दी जाएंगी। आप उनका मुतालिया करें। अगर इस्लामी कवानीन आपके लिए काबिल कबूल हों तो आप उसके मुताबिक नई हुकूमत बनाएं। अगर काबिल कबूल ना हो तो हम जबर नहीं करेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं किया जाता। इसे जहानत से समझ कर दिल से कबूल किया जाता है। लेकिन हम ऐसी कोई हुकूमत कायम नहीं होने देंगे जो अवाम को उनके तमाम जायज़ हकूक़ से महरूम रखती है। देवी शीतारा को पूरी आज़ादी है। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए सही तरीक़ों पर अमल कर सकती है। आज की तरह वो आइंदा गलत रास्ता इख्तियार न करे। कमांडर को मशवरा देती हूँ कि वह तन्हा हुक्मरान बनने की साजिशों से बाज आ जाए। ज़बूरा जैसे सच्चे और नेक अफराद के मशवरों से इस्तिफ़ादा करे। वो 3 साइंसदानों का इबरतनाक अंजाम देख चुका है। वह ऐसे अंजाम तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार न करे। अब मैं उसे कहूँगी कि वो आज के इजलास की इख्तितामी तकरीर करे। कमांडर ने अपनी जगह से उठकर कहा, मौजूद हाजरीन, आज के इजलास में आपने ये बात ख़ास तौर पर नोट की होगी कि अर्ज़ी दुनिया से आने वालों ने हमें अपने दबाव में रखा है और यहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। ज़बूरा ने कहा, मैं मुदाखलत की मुआफ़ी चाहता हूँ। ये सरासर गलत है कि अर्ज़ी दुनिया से आने वाले हम पर दबाव डाल रहे हैं। शीतारा ने अपने धर्म को पेश किया और पारस ने हमें इस्लामी कवानीन का मुतालिया करने का मशवरा दिया है। दरअसल हमारे जौन से ताल्लुक़ रखने वाली मौजूद तमारा ने कहा है कि इस्लामी कवानीन अगर काबिल कबूल हों तो उनके मुताबिक नई हुकूमत बनाई जाए। हम तो तुम्हारा के एहसान मंद हैं कि उसने ज़ालिम हुक्मरानों से हमें निजात दिलाई है। वो आइंदा भी किसी ज़ालिम को हुक्मरान बनने नहीं देगी। तुम्हारा पर हमें एतमाद है, इसलिए हम पहले इस्लामी कवानीन का मुतालिया करेंगे, फिर तुम्हारा और यहाँ के दानिश्वरों के साथ मशवरे करेंगे। मेरी मुदाखलत का मकसद सिर्फ यह है कि अर्जी दुनिया से आने वालों को यह इल्ज़ाम न दिया जाए कि वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। ज़बूरा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमांडर सोच में पड़ गया। ये समझ गया कि फ़िल वक्त किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। उसने कहा, मैं ज़बूरा जैसे सच्चे और माकूल इंसान से बहस नहीं करूँगा। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह अर्जी दुनिया वाले हम सब पर हावी हो जाएंगे, और आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि तुम्हारा अपनी अर्जी दुनिया के शौहर के इशारों पर चल रही है। हमारे ज़ोन में कभी कोई मज़हब नहीं रहा। हम बाप दादा के ज़माने से मज़हब के बगैर ज़िंदगी गुजारते रहे। एक दानिश्वर ने उठकर कहा, हम गुलामों की ज़िंदगियाँ गुजारते रहे और सहम सहम कर ज़ालिम हुक्मरानों के अहकामात की तामील करते रहे। जुल्म की इंतहा क्या होती है, इस कागज़ को पढ़कर मालूम हो जाता है। तीनों साइंसदानों की खुफिया फाइल से पारस ये कागज़ लाया है। एक ने कहा, हम साइंसदान कायनात के मुताले से ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इन सब का खालिक कौन है। पारस के दीन में उस खालिक कायनात को अल्लाह ताला कहती हैं। एक डॉक्टर ने कहा, कमांडर की ये बात दुरुस्त है कि हम बाप दादा के ज़माने से बेदीन रहे, लेकिन दीन वाले आकर हमें इज़्ज़त और वक़ार से जीने की राह दिखाते हैं। कमांडर ने कहा, अगर आप तमाम हजरात दीन वालों की राह पर चलना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी आपकी तरह इस्लामी कवानीन का मुतालिया करूँगा। हम 2 दिन के बाद फिर इस हॉल में जमा होंगे। मैं आज के इजलास के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वह सब कॉन्फ्रेंस हॉल से जाने लगे। देवी शीतारा ने पारस के पास आकर कहा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ज़रूर करो, लेकिन बेहतर होगा कि पहले अपनी रहायशगाह में जाओ। मुझसे जो कहना चाहती हो उस पर अच्छी तरह गौर करो, फिर 1 घंटे बाद मेरे पास चली आना। वो चली गई। कमांडर जब महल में पहुंचा तो तमारा ने उसके अंदर आकर कहा, मैं अपनी कुव्वतों और सलाहियतों का ख्वामखा मुजाहरा नहीं करती हूँ, लेकिन दुश्मनी करने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करती हूँ। तुमने इजलास में ये कैसे कह दिया कि मैं अपने शौहर के इशारों पर चलकर अपने जोन वालों को नुकसान पहुँचाऊँगी? क्या तुमने देखा है कि मेरा शौहर जोन वालों के खिलाफ हुक्म देता है और मैं उस पर अमल करती हूँ? क्या तुम अब तक पारस के ताउन से काम नहीं कर रही हो? मैंने पारस के ताउन से जालिम हुक्मरानों को भगा दिया। किस तरह जोन के वाम को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। तुम्हें नुकसान ये हो रहा है कि तुम यहाँ के तन्हा हुक्मरान नहीं बन सकोगे। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे जहर के खौफ से चुपचाप सुनता रहूँगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर मेरा जहर ही मिलेगा। तुम इसे धमकी ना समझो।
मैं अभी तुम्हारे एक जानिसार को अपने जहर से हलाक करूंगी ताकि तुम हमेशा उसकी मौत को याद करके या तो सही रास्ते पर चलो या फिर साहब का हुक्मरानों की तरह यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुम्हारे जहर के मुतल्लिक अब तक सिर्फ सुना है, जहर से किसी को मरते नहीं देखा। तो फिर देखो, ये जो तुम्हारे पीछे मुहाफिज की तरह खड़ा हुआ है, ये अभी तड़प तड़प कर मरेगा। कमांडर ने इसी चेयर से उठकर पीछे खड़े हुए जानिसार को देखा। वो अजीब सा मुंह बना रहा था और परेशान हो रहा था। फिर वह अचानक फर्श पर झुकता हुआ गिर गया और इधर से उधर तड़पने लगा। उसकी बातों से झाग निकल रहा था। फिर वो एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते एकदम साकित हो गया। उसके दीदे फैल गए थे। कमांडर ने दूसरे जानिसार से कहा, इसकी तस्वीरें उतारो और जोन के अहम अफराद को बुला कर दिखाओ कि तुम्हारा इसी तरह अपने जहर से खौफजदा करके साहब का हुक्मरानों की तरह मुझे भी भगाना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो गुस्से से मुझे भी हलाक करेगी, लेकिन ये साबित हो जाएगा कि उसने कमांडर की मुखालफत बर्दाश्त नहीं की और अवामी हुकूमत कायम करने के मामले में जमहूरियत की नफ़ी की है। लकी सेवन ने कहा, तुमने तो ज़बरदस्त सियासी चाल चली है। वाकई ये तासुर पैदा होगा कि मैंने हुकूमत में अपोजिशन लीडर को बर्दाश्त नहीं किया और उसे हलाक कर दिया या भागने पर मजबूर कर दिया। मैं यूं ही हुक्मरान नहीं बनना चाहता, मुझे सियासत आती है। हुक्मरान तब बनोगे जब जिंदा रहोगे। जब मुझे ये इल्ज़ाम उठाना ही है तो मैं तुम्हें भी अपने जहर से हलाक करूँगी। वो खौफ से ज़रा पीछे हट गया। लकी सेवन ने कहा, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, मेरी जहर से मर जाओ या साहब का हुक्मरानों की तरह फरार हो जाओ। इस तरह जहाँ जाओगे जिंदा रहोगे। बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे किसी दूसरे जोन में हुकूमत करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा जैसा कि यहाँ मिलने वाला है। मगर यहाँ तुम्हारी लाश हुकूमत नहीं कर सकेगी। ऐसी बात ना करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस तरह मुआफ़ी मांगना भी सियासत है। तुम यहाँ जिंदा रहोगे तो अपने उस जानिसार की लाश को मेरे खिलाफ मंजर-ए-आम पर लाओगे। मैं वादा करता हूँ इस लाश को किसी के सामने नहीं लाऊंगा। इसे चुपचाप महल के पाएं बाग में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाएगा। यहाँ तुम्हारे कई जानिसार हैं, क्या उन्हें दुख नहीं पहुँचेगा कि उनका एक साथी बेकसूर मारा गया और तुम मेरे खिलाफ इक़दामात नहीं कर रहे हो? ये सब मेरे लिए जाने कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। इसी तरह अभी एक जान की कुर्बानी दी है। एक जानिसार ने कहा, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से कुर्बान नहीं हुआ, ये बेकसूर था। अगर तुम बेकसूर मारे जाने वाले वफादारों के हक में नहीं लड़ोगे तो हम सब इसी तरह हलाक किए जाते रहेंगे। लकी सेवन ने कहा, अगर मैं कमांडर को जिंदा छोड़ दूंगी तो इसकी ज़िंदगी के बदले एक और जानिसार को अपने जहर से हलाक करूंगी। तुम में से कौन अपने कमांडर को जिंदा रखने के लिए मरने को तैयार है? तमाम जानिसार एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। कमांडर ने कहा, तुम बड़ी चालाकी से मेरी जानिसारों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। तुम इसे चालाकी कह रहे हो? मैं 10 तक गिनूंगी। अगर कोई जानिसार तुम्हारे बदले खुद मरने को तैयार नहीं होगा तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगी। उसने गिनती शुरू की। 1। गिनती के साथ उनके खौफ में इजाफा होने लगा। 2। कमांडर ने कहा, तुम सब जानिसार हो, जानिसारी का सबूत दो। एक ने कहा, हराम मौत मरने को जानिसारी नहीं करती। हम मुकाबले पर आने वाले दुश्मनों से लड़कर जान दे सकते हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आ रही है और जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उसके जहर से मरना हमाकत है। दूसरे ने कहा, तुम्हें हमारी जान से ज़्यादा हुक्मरानी अजीज़ है। तुम्हारा तुम्हें ज़िंदा छोड़ने को तैयार है। शर्त यही है कि तुम्हें इस जोन को छोड़कर जाना होगा, लेकिन तुम हुक्मरान बनने के लिए यहाँ से जाना नहीं चाहते। हम में से किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो। मैंने पहले ही कहा था कि ये तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रही है। हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या कर रही है, हमें तो अपनी जानें अजीज़ हैं। तुम ये जोन छोड़कर चले जाओ। हरगिज़ नहीं, तुम्हारा मुझे ज़िंदा रहने दो और इनमें से किसी एक को अपने जहर से हलाक कर दो। तमाम जानिसारों ने अपने एटमी लिबास के बटन को 2 उंगलियों से थाम लिया। एक ने कहा, तुम्हारा हम में से किसी एक को हलाक करेगी, बाकी सब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ वफादारी की जाए। कमांडर सहम कर तमाम वफादारों को देखने लगा। उसने भी एटमी लिबास पहना हुआ था, लेकिन वो किसी एक वफादार को एटमी शुआ से हलाक करता तो चारों तरफ से एटमी शुआएं आकर उसे फना कर देती। तमारा ने कहा, तुम सब एक खुदगर्ज को हुक्मरान बनाने की गलती कर रहे थे। अगर इस गलती का एहसास हो गया हो तो मैं तुम्हारे मुर्दा साथी को जिंदा कर दूंगी, क्योंकि नागिन जिसे डसती है उसके जिस्म से अपना जहर चूस ले तो वो जिंदा हो जाता है। वो सब खुश होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक ने कहा, ये तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, ये हमारा अच्छा साथी था, इसे जिंदा कर दो। पहले कमांडर का एटमी लिबास उतारो, ये चारों तरफ से घिरा हुआ इनकार नहीं करेगा। उसने इनकार नहीं किया। ये सोचकर लिबास उतार दिया कि जिंदा रहेगा तो इन तमाम मुखालफिन और तमारा से निमट लेगा। जो जानिसार जहर से हलाक हुआ था वो उठ बैठा। दरअसल तमारा ने उसे जहर से हलाक नहीं किया था। पारस ने साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा उस शख्स के मुंह में डाल दिया था और उसके अंदर रहकर उसका मुंह बंद करके उसे फर्श पर गिराकर तड़पाता रहा था। फिर उसे एक लाश की तरह बेहिस्स हरकत बना दिया।
उसके मुंह से साबुन का टुकड़ा घुलकर झाग बन गया था। वो झाग बाछों से निकलने लगा तो कमांडर को यकीन हो गया कि उसे जहर से हलाक किया गया है। तमाम जानिसार खुश होकर जिंदा होने वाले साथी के पास आए, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। उसने पारस की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तमारा ने तमाम जानिसारों से कहा, अपने साथी की फिक्र न करो, इसे यहाँ आराम करने दो। कमांडर के फ्लाइंग शूज़ उतार कर इसे दौड़ाते हुए शहर के चौराहे पर ले जाओ और लोगों को बताओ कि ये कितना खुदगर्ज और साजिशी है। इसे लोग सज़ा देंगे और अगर कहेंगे कि इसे जोन से निकाल दिया जाए तो इसके फ्लाइंग शूज़ इसे दे देना। उन्होंने कमांडर को धक्का दिया और कहा कि वह दौड़ता हुआ नहीं जाएगा तो उसे मार पड़ती रहेगी। वो मार से बचने के लिए दौड़ते हुए जाने लगा। देवी शितारो को इस जोन में पहली नाकामी हुई थी। वो सोच रही थी कि वहाँ रहकर पारस को अपना बनाए रखेगी, तभी कामयाबियाँ हासिल करती रहेगी। लकी सेवन उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। वह हमेशा पारस के साथ रहती थी। देवी को यह ख्याल भी परेशान कर रहा था कि वो पारस के दिमाग में जाकर राजदारी से कोई बात करेगी और प्यार भरे अंदाज में उसे लुभाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे वक्त लकी सेवन अपने शौहर के दिमाग में छुपी रह सकती है और उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकती है। उसने कमांडर के बारे में सोचा। वो दलेर है। उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में लकी सेवन के खिलाफ बोलते वक्त ज़रा भी खौफ महसूस नहीं किया। वो कमांडर का साथ देकर भी लकी सेवन और पारस के मुकाबले में आइंदा कामयाबियां हासिल कर सकती है। वो ख्याल ख्वानी की परवाज करके कमांडर के अंदर पहुंची तो हैरान रह गई। वो सिर्फ एक निक्कर पहने भाग रहा था और उसके कई वफादार उसे दौड़ाते जा रहे थे। उसकी यूं नंगे होकर भागने की वजह मालूम करने के लिए शहर के लोग भी पीछे दौड़ते जा रहे थे। देवी ने पूछा, कमांडर, ये तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? उसकी सोच ने बताया, मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल में तुम्हारा पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो जोन वालों से ज़्यादा अपने शौहर को अहमियत देती है और उसी के इशारों पर नाचती है। अब इस मुखालफत का नतीजा भुगत रहा हूँ। वह दौड़ता हुआ शहर के एक बड़े चौराहे पर पहुंच गया। वहां चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर लिया। एक जानिसार कह रहा था कि कमांडर खुदगर्ज और साजिशी है। जब यह बुरे वक्त पर जानिसारों का साथ नहीं देता है तो फिर यहाँ के अवाम की भलाई क्या खाक करेगा। ये साबका हुक्मरानों की तरह यहाँ तनहा हुक्मरानी करना चाहता है और इसी मकसद के लिए तमारा और पारस के खिलाफ साजिशें कर रहा है। उस चौराहे पर बहुत बड़ा मजमा लग गया था। वहां तमारा की आवाज़ सुनाई दी, ये कमांडर जानता है कि मैं इस जोन में रहूंगी तो ये यहाँ अपनी बादशाहत कायम नहीं कर सकेगा, इसलिए मुझे आप लोगों की नज़रों से गिराकर मुझे इस जोन से भगाना चाहता है। मैं चाहती तो इसे अपने जहर से हलाक कर सकती थी, लेकिन मैं इसे आप लोगों के सामने पेश करी हूँ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। इसके मुजरिमाना ख्यालात को इसकी जानिसारों ने भी नापसंद किया। ये इसके वफादार भी आज इसके खिलाफ हो गए हैं। इसे ज़िंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए। ऐसे अवाम दुश्मन को जोन में रहना चाहिए या जालिम हुक्मरानों की तरह इसे भी यहाँ से भगा देना चाहिए। इसका फैसला मैं अवाम पर छोड़ती हूँ। लोग कमांडर से सवालात करने लगे। एक ने पूछा, तुम तमारा के दुश्मन क्यों बन गए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तमारा ने हमें जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाई है, तुम उसके खिलाफ इजलास में भी बोल रहे थे। दूसरे ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर इक़्तिदार की हवस और खुदगर्जी नहीं है तो बताओ तुम्हारी वफादार तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए? ज़बूरा ने मजमा को चीरते हुए आगे बढ़कर कहा, आज ही तारा ने मुझे गुमराह किया था और ये तमारा के खिलाफ बोल रहा था। मेरा मशवरा है कि इसे साबका जालिमों की तरह जोन से निकाल दिया जाए। सभी ज़बूरा को चाहते थे। वो उसकी तायद में कहने लगे कि इसे जोन से निकाल दिया जाए, वरना ये मज़ीद साजिशें करता रहेगा और यह अवाम की हुकूमत कायम नहीं होने देगा। पूरा मजमा यही कहने लगा कि इसे जोन से निकाल दिया जाए। एक जानिसार ने उसे फ्लाइंग शूज़ दिए। वह शूज़ पहनते हुए बोला, अपना लाख बुरा सही अपना ही होता है। ये अर्जी दुनिया वाला पारस जब अपने लोगों को बुलाकर यहाँ आबाद करेगा और तुम लोगों को जोन से भागने पर मजबूर करता रहेगा, तब मेरी ये बात याद आएगी कि अपना लाख बुरा सही अपना ही होता है। देवी शितारा ज़बूरा के पड़ोसियों और दूसरे साथियों को पिछली रात से जानती थी। उसने एक शख्स को कहने पर मजबूर किया। वह बोला, ठहरो कमांडर, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम हमारे अपने हो। दूसरे ने भी देवी के ज़ेर असर होकर कहा, हम कई लोग इस बात की ज़मानत लेते हैं कि कमांडर हुकूमत कायम करने के सिलसिले में अपने जोन के लोगों से दुश्मनी नहीं करेगा। तीसरे ने कहा, तमारा से कमांडर की ज़ाती दुश्मनी नहीं है। नई हुकूमत की तश्कील के दौरान सियासी मुखालफतें होती रहती हैं। ऐसी मुखालफतों को हुकूमत कायम होने तक बर्दाश्त करना चाहिए और हुकूमत कायम होने तक कमांडर को जोन से निकालना नहीं चाहिए। ज़बूरा ने कहा, आज सुबह इजलास तक ये तमाम लोग मेरे हमायती थे, अब मेरे फैसले की मुखालफत और कमांडर की हमायत कर रहे हैं। मैं खूब समझता हूँ शीतारा टेलीपैथी के ज़रिए इन्हें अपना अलाकार बना रही है। डमी शीतारा फ्लाइंग शूज़ के ज़रिए परवाज़ करती हुई रोबोट PP7 के साथ वहाँ पहुँच गई। फिर कहा, मैं किसी को अलाकार नहीं बना रही हूँ, ये लोग कमांडर की सही हमायत कर रहे हैं। अगर अभी कमांडर को जोन छोड़ने पर मजबूर किया गया तो ये रोबोट नाइंसाफ़ी करने वालों को हलाक कर देगा। कमांडर के वफादार जो गद्दार बन चुके हैं वो अपने अपने एटमी लिबास से रोबोट पर हमले करेंगे तो फौलाद पर, उसके एटमी लिबास पर उनके हमले नाकाम होते रहेंगे।
जो अपनी सलामती चाहता है वो यहाँ से चला जाए। लोग खौफजदा होकर वहाँ से जाने लगे। तमारा ने कहा, लोगों रुक जाओ, मैं भी तुम्हारा खौफ दूर कर दूंगी, ये देखो। तमाम लोगों ने देखा। अचानक ही PP7 बेजान होकर ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़ा और लक्की 7 कह रही थी, देवी अगर तुम इसका बैटरी पावर बढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी डमी को जहर से हलाक कर दूंगी। आओ, शहर के ये चौराहा हमारे लिए मैदान जंग है, देखें कौन मैदान मारता है। उस चौराहे पर दूर दूर तक खामोशी छा गई थी। सभी को ये इंतजार था कि अब आगे क्या होने वाला है। चौराहे पर बेशुमार औरतें और मर्द नजर आ रहे थे। दूर तक सर ही सर दिखाई दे रहे थे। चौराहे के दायरे नुमा चबूतरे पर कमांडर सिर्फ एक निक्कर पहने खड़ा हुआ था। ऐसी हालत में फ्लाइंग शूज उसके पाँव में थे। उसके जितने जानिसार थे वो सब उसके मुखालिफ हो गए थे और उसे उस जोन को छोड़कर जाने पर मजबूर कर रहे थे। देवी को तमारा लकी 7 के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया था। वह चंद लोगों के दिमागों में जाकर उन्हें यह बोलने पर मजबूर कर रही थी कि वहाँ अवाम की हुकूमत कायम होने वाली है, कमांडर को भी नई हुकूमत में शामिल होने का मौका दिया जाए। लेकिन तमारा कमांडर से ये जमहूरी हक छीन रही है, वह कमांडर को यहाँ से जाने पर मजबूर कर रही है। तमारा ने कहा, शैतान को जमहूरी हकूक नहीं दिए जाते, इसलिए मैंने पहले सासा निकोलाई और मोराई जैसे 2 शैतानों को यहाँ से भगाया। इसके बाद सोलारस और उसकी बेटी बदी बदी को भी यहाँ से जाना पड़ा। ये देवी कहलाने वाली ख्वामखा मुझसे जलती रहती है और बगैर किसी वजह के मेरी मुखालफत करती रहती है। अगर मैं कमांडर की हमायत करूँगी और इसे यहाँ रहने दूंगी तो ये देवी मेरी मुखालफत में इसे यहाँ रहने नहीं देगी, यहाँ से भगा देगी। देवी ने अपनी डमी की ज़ुबान से कहा, तुम बकवास कर रही हो, मैं कभी अवाम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। इसीलिए थोड़ी देर पहले तुमने धमकी दी थी कि जो लोग कमांडर को जोन छोड़ने पर मजबूर करेंगे उन्हें तुम्हारा रोबोट PP7 मौत के घाट उतार देगा। मैंने तुम्हारे रोबोट को 0 वोल्टेज पर पहुंचाकर औंधे मुँह गिरा दिया है। अब तुम मुझे बदनाम करने के लिए कोई उल्टी चाल चलोगी। बहरहाल मैं अवाम के सामने ऐलान करती हूँ कि कमांडर को यह जोन छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और मैं तमाम जानिसारों से इल्तिजा करती हूँ कि वह अपने कमांडर की एक गलती और खुदगर्जी को मुआफ़ कर दें और उसे यहाँ इज्जत से रहने दें। एक जानिसार ने कहा, तमारा हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और आज से तुम्हारे जानिसार हैं। तुम्हारी हदायत के मुताबिक हम कमांडर की मुखालफत नहीं करेंगे। देवी ने कहा, तुमने पारस के साथ रहकर ज़बरदस्त मक्कारियाँ सीख ली हैं। तुमने पहले तो तमाम जानिसारों को कमांडर के खिलाफ इतना भड़काया कि वो कमांडर को ये जोन छोड़ने पर मजबूर करने लगे। अब कमांडर के सर पर शफकत का हाथ रख रही हो। अब जानिसारों की तरह ये कमांडर भी तुम्हारा मुरीद हो जाएगा, जबकि ये मेरा हमायती था। तुम्हारी सियासत और चालबाजी से आइंदा ये मेरी हमायत नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने हमायती को तुम्हारी झोली में नहीं जाने दूंगी। मैं हारी हुई बाजी पलटना जानती हूँ। देवी ने अपने तौर पर यह चैलेंज किया था। वो ये कहना चाहती थी कि कमांडर को बदस्तूर अपना हमायती बनाकर उसे तमारा की मक्कारियों से बचाती रहेगी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, पारस और तमारा ने फिर मौजूदा बाजी पलट दी। अचानक तमारा चीख कर कहने लगी, ए देवी, ये क्या कर रही है? छोड़ दे कमांडर को, छोड़ दे। सभी लोग कमांडर को देखने लगे। ये कोई नहीं देख सकता था कि पारस है बनकर कमांडर के अंदर था। उसे इधर से उधर डगमगाने पर मजबूर कर रहा था और वो डगमगाते हुए पारस की मर्जी के मुताबिक कह रहा था, अरे देवी जी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा हमायती हूँ और हमेशा तुम्हारी ये हमायत करता रहूँगा। तमारा डमी सितारा के अंदर आकर कह रही थी, खबरदार, अपनी डमी के जरिए अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी तो मैं इस डमी को डस लूँगी। उधर कमांडर कह रहा था, नहीं देवी जी, मैं ये जोन छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे मजबूर ना करो। ये मेरे हाथ जूतों की तरफ ना ले जाओ। मैं फ्लाइंग शूज़ को ऑन नहीं करूँगा। तमारा ने कहा, देखो लोगों, मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं कमांडर की हमायत करूँगी तो ये देवी इसकी मुखालफत करेगी। देख लो, ये कमांडर को यहाँ से भगाना चाहती है, इसे रोको, कमांडर को जाने ना दो। कुछ लोग आगे बढ़े ताकि कमांडर को पकड़ लें, इस तरह जकड़ लें कि वह देवी की ज़बरदस्ती के बायस मजबूरन परवाज़ ना करे। लेकिन जिसके परवाज़ कर जाने का वक्त आ जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता। यकबारगी फ्लाइंग शूज से शोले निकले। वो चौराहे के चबूतरे से बुलंद हुआ और लोगों के करीब पहुंचने से पहले ही फिजा में तेज़ी से परवाज़ करता हुआ चला गया। लोग नज़रें उठाए उस वक्त तक उसे देखते रहे जब तक कि वो नज़र आता रहा। फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। इतनी सी देर में देवी रोबोट PP7 को 0 वोल्टेज से नंबर 2 पर ले आई। डमी सितारा ने भी फ्लाइंग शूज़ पहने हुए थे। वो PP7 के साथ परवाज़ करती हुई तमाम लोगों से दूर अपनी रिहाइशगाह में चली आई। अगर वैसा ना करती तो लोग मुश्तिल होकर डमी सितारा से रिमोट कंट्रोलर छीन लेते। रोबोट PP7 को इस कंट्रोलर के जरिए कोई भी अपना ताबेदार बना सकता था। यह अंदेशा था कि तमारा इस रिमोट कंट्रोलर को डमी सितारा से छीन लेगी। इसलिए भी अपनी रिहाइशगाह में चली आई कि पारस ने बड़ी चालबाजी से काम लेकर उसे लोगों की नज़रों से गिरा दिया था। ये बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया था कि देवी इस जोन के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए
और जो नई हुकूमत बनने वाली है उसमें भी अपने एतमाद के लोगों की एक मजबूत जमात बनाए। अब उसे एक आम शहरी की तरह जोन में रहना होगा या जोन छोड़कर अपनी अर्जी दुनिया में वापस जाना होगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि पारस के मुकाबले में कामयाबियां हासिल करना और इस जोन में बढ़तरी हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद वह शिकस्त खाकर अर्जी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी। यह उसका अज़म था कि वहाँ रामराज कायम करेगी, फिर अर्जी दुनिया में भारत की सरजमीन पर पहुँचकर वहाँ से निहायत तजुर्बाकार साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को जोन में लाएगी। उसके भारतीय साइंसदान और माहिरीन कितने ही अहम शोबों में उसकी रहनुमाई भी करेंगे और यहाँ की औरतों से शादियाँ करके हिंदू आबादी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब तक जो कुछ भी होता आ रहा था उससे यही साबित हो रहा था कि जहाँ वो कामयाबियाँ हासिल करना चाहती थी, पारस वहाँ से उसके कदम उखाड़ देता था। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में संजीदगी से यह फैसला करने लगी कि आइंदा पारस के मुकाबले पर नहीं रहेगी। उसने अर्जी दुनिया में पारस से दूर रहकर बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की थीं। अमेरिका के तमाम टेलीपैथी जानने वालों और इसराइल के कई टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों पर हुकूमत करती रही। अब उसके अंदर यह ख्याल पक रहा था कि वो खला में भी पारस से दूर रहकर अपनी एक अलहदा हुकूमत कायम कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि इसी जोन में रामराज कायम किया जाए। इस कायनात में सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, वहाँ ऐसी रहनुमा फिल्में और ऐसे नक्शे थे जो जोन 1 के आसपास कई दूसरे जोनों की तरफ रहनुमाई करते थे। इन नक्शों में ये तफसीलात भी दर्ज थीं कि फ्लाइंग शूज़ को किस जाविये, किस फासले और किस सिमत पर रखने के लिए इन जूतों में तकनीकी तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। इन तब्दीलियों के मुताबिक परवास करने वाला अपने किसी भी मतलूबा जोन तक पहुँच सकता था। देवी को मालूम था कि एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ का ज़ख़ीरा कहाँ है। वो उस गोदाम में गई, फिर वहाँ से 6 जोड़े लिबास और 6 जोड़े जूते छुपा कर ले आई। चूँकि वह साया थी इसलिए कोई पहरेदार उसे ना देख सका। वह 6 जोड़े बैक वक्त नहीं यके बाद दीगर अपने लिबास में छुपा कर लाई थी। वहाँ भूख प्यास से बेफिक्र रहने के लिए ऐसे कैप्सूल भी थे कि एक कैप्सूल निकलने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक भूख प्यास नहीं लगती थी। देवी ने ऐसे कैप्सूल और प्रवास के लिए गैस कैन काफ़ी तादाद में रख लिए। फिर उसने रोबोट PP7 से पूछा, और किसी चीज़ की कमी हो तो बताओ। देवी भूल गई थी। रोबोट ने याद दिलाया कि ऑक्सीजन कैप्सूल भी साथ रख लिए जाएं। वैसे कैप्सूल भी ले आई। डमी शितारा ने कहा, मैं ये सोचकर खौफजदा हूँ कि तुम्हारा का साया मेरे अंदर होगा। वो हमारे सफ़र की यह तैयारियाँ देख रही होगी, हमारी रवानगी के वक्त रुकावट बन जाएगी। यकीनन हमारी ये तैयारियाँ तुम्हारा और पारस से छुपी नहीं होंगी। वह दोनों देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दोनों तमाम मुखालफिन को एक एक करके यहाँ से भगा चुकी है। हमारे यहाँ से जाने पर भी खुश होंगे। बात यही थी। तुम्हारा और पारस उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे। तुम्हारा ने पारस से कहा, ठीक है कि वो जा रही है, अगर रहना चाहती तो मैं उसे रहने ना देती, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जोन से एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ जैसी कीमती चीज़ें उठा कर ले जाए। तुम मेरी नज़रों से देखो, वो एक दिन मेरी शरीक हयात बनेगी। मेरा फ़र्ज़ है कि उसे अपने मैके रुखसत करते वक्त कुछ तहाइफ दूँ। वह जो कुछ भी ले जा रही है अपने होने वाले शौहर का माल समझ कर ले जा रही है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो कभी तुम्हारी शरीक हयात बन सकेगी। तुम जहरीले हो। सुहाग की पहली ही रात में तुम्हारा जहर उसे हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। मैं नहीं जानता कि वह एक नागिन की दुल्हन बनकर किस अंजाम को पहुँचेगी। हमारे बुजुर्ग तबरेज़ी साहब ने जो पेशगोई की है उस पर यकीन है। उसके मुताबिक वह ज़रूर एक दिन मेरी दुल्हन बनेगी। हाँ, वो एक दिन तुम्हारी दुल्हन बनेगी, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर उसकी ज़िंदगी में दूसरा दिन नहीं आएगा। इतना कहकर वह अचानक ही कराहने लगी। पारस ने पूछा, क्या हुआ? वह थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, कुछ अजीब सी तकलीफ़ हो रही है। पहले भी हुई थी। मैंने सोचा दूसरी बार होगी तो तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? उसने चौंक कर हैरानी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, इधर आओ। हम थोड़ी देर के लिए अपने सायों को वजूद में ढाल लें, फिर तुम्हें यकीन आएगा। चंद सेकंड के लिए वो अपने पैकरों में लौट आए। तमारा ने पारस का हाथ थामकर अपने पेट पर रखा। पारस ने तमारा के शक्म में बच्चा की हरकत महसूस की। फिर दोनों जिस्मानी सायों की सख्ती खत्म हो गई। पारस ने कहा, बच्चा शायद हरकत कर रहा है। तुम्हें हमला हुए 6 माह हो चुके हैं, जबकि हमारी शादी को 6 माह नहीं हुए। यहाँ जोन में औरतों का जिस्मानी निज़ाम कुछ ऐसा है कि उनके बतन में परवरिश पाने वाले बच्चे 10 माह का सफ़र 6 हफ्ते में तय करते हैं, और पैदा होने के बाद तुमने हम जोन वालों को देखा है कि हमारी उम्र रवां सुस्त पड़ जाती है। हम तेज़ी से नहीं बढ़ते। एक तवील बचपन, एक तवील जवानी और एक तवील बुढ़ापा गुजारते हैं। अगर 6 हफ्ते में बच्चा हरकत कर रहा है तो मेरे हिसाब से तुम 3 हफ्ते बाद मुझे बाप बना दोगी। वो तो बन चुके हो। हाँ, दूसरों की नज़रों में 3 हफ्ते बाद मैं माँ बनूंगी और तुम बाप बन जाओगे। ये क्या गज़ब कर रही हो? मुझे नौजवानी में वालिद बुजुर्गवार बना रही हो। चंद बरस और सब्र कर लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। हमारे जोन में कोई बाप बनने वाला बुजुर्ग या बूढ़ा नहीं कहलाता। तुम जवान हो, जवान ही रहोगे।
हाँ, अगर दूसरी हसीनाओं को जवानी के करिश्मे दिखाने के लिए जवान कहलाना चाहते हो तो तुम्हारी जवानी हाथी के दांत जैसी होगी, जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। क्योंकि हसीनाएं तुम्हारे लिए आहें भर सकेंगी, लेकिन जान पर खेलने के लिए तुम्हारी तन्हाई में कभी नहीं आएंगी। तमारा डमी शीतारा के पास आ गई। वह देवी और PP7 के साथ वहां से परवाज करने वाली थी। तमारा ने कहा, देवी शीतारा, तुम यहाँ से अच्छी खासी नायाब चीज़ें ले जा रही हो। मैं और पारस तुम्हें ये चीज़ें तहफ़ की सूरत में ले जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तुम पारस का और खुसूसन मेरा शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अदा करना गोया तुम्हारा का एहसानमंद होना था, और देवी उससे किसी मामले में कमतर होना नहीं चाहती थी। उसने कहा, मेरे लिए पारस के दिल में नरम गोश है। मेरी बेहतरी के लिए मेरी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले जाने पर उसे कोई एतराज़ नहीं है। इस सिलसिले में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगी। ये तुमने कैसे सोच लिया? पारस का शुक्रिया अदा करो कि उसकी वजह से तुम महफूज हो, वरना तुम्हें तिगनी का नाच नचा देती। तमारा ने हंसते हुए कहा, तुम नचाने वाली बात उसकी बीवी से कह रही हो, जो तुम्हें मुद्दतों से तिगनी का नाच नचाता आ रहा है। पारस ने कहा, प्लीज़ आपस में न उलझो, और तमारा तुम बात ना बढ़ाओ। देवी जी को खुश दिली से रुखसत करो। देवी ने कहा, मेरे लिए यही खुशी की बात है कि ये जो नज़र नहीं आती और रवानगी के वक्त मैं इसकी सूरत नहीं देख रही हूँ। आवाज़ तो सुन रही हो, लिहाजा जाते जाते एक दिल जलाने वाली खुशखबरी सुन लो। वो जो कभी तुम्हारा मर्द बनने वाला है, मैं उस मर्द के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देवी को चुप सी लग गई। तमारा ने कहा, तुमने कहा था मैं नज़र नहीं आ रही हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा है कि तुम भी नज़र नहीं आ रही हो, वरना ये खुशखबरी सुनते ही तुम्हारे मुंह पर 12 बजते हुए दिखाई देते। कोई जवाब न मिला। देवी शीतारा PP7 के साथ छत पर खड़ी हुई थी। अचानक उनके जूतों से शोले निकले और वो दोनों फिजा में बुलंद होते चले गए। उनकी तीसरी हमसफ़र देवी नज़र नहीं आ रही थी, मगर वो जा रही थी। वो दोनों जो नज़र आ रहे थे वो भी नज़रों से ओझल होते जा रहे थे। जोन 1 के पहले 2 साइंसदान हुक्मरान सासा निकोलाई और सासा मोराई अपनी हुकूमत छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। खला में पहुंचकर 2 मुख्तलिफ सिमतों में चले गए थे। मोराई अर्जी दुनिया की तरफ गया था। उसका जो हशर हुआ वो बयान किया जा चुका है। सासा मोराई के दोनों हाथ कलाइयों की तरफ से काट दिए गए और वो वॉशिंगटन की एक जेल में अपनी मजीद शामते अमाल का इंतज़ार कर रहा था। सासा निकोलाई ने जोन 3 का रुख किया था। उसके साथ 3 रोबोट PP8, 9 और 10 थे। उन सब ने अपने फ्लाइंग शूज़ में जोन 3 की सिमत का तयन किया था। उसके मुताबिक वो उसी जोन में पहुंच गए। वो जोन हद नज़र तक नहायत ही खूबसूरत धनक रंग दिखाई दे रहा था। कौसे कज़ा के तमाम रंग धुन की तरह इधर उधर फैले हुए थे। वहाँ की सतह पर कहीं कहीं छोटे कुदरती गड्ढे थे, जिनमें से आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद रंग का धुआं उठ रहा था। शायद कहीं तह में गैस थी। इस गैस के बायस वहाँ हरियाली नहीं थी। वहाँ न बीज बोए जाते थे और न फसल उगाई जाती थी। हत्ता के मकान की 4 दीवारी भी नहीं उठाई जा सकती थी। दीवारें चंद हफ्तों या महीनों में गिर जाया करती थीं। वहाँ लोहे के बड़े बड़े मोटे सतूनों पर नट बोल्ट के जरिए मकानात खड़े थे। लोहे के सतून इतने मजबूत और पायदार थे कि उन पर 2 मंजिला और 3 मंजिला इमारतें खड़ी की गई थीं। सासा निकोलाई अपने 3 रोबोट्स के साथ जैसे ही जोन की सतह पर उतरा, वैसे ही दूर दूर तक सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। तकरीबन हर 200 गज के फासले पर लोहे के सतूनों पर सिनेमा के पर्दे की तरह बड़ी बड़ी स्क्रीनें थीं। सायरन की आवाज़ों के साथ ही वह तमाम स्क्रीनें रोशन हो गईं। उन पर कई मकानात और इमारतें नज़र आ रही थीं। उनके दरवाजे खुल रहे थे। खुले हुए दरवाज़ों से जानवर नुमा इंसान बाहर आ रहे थे। वो सामने यूँ देख रहे थे जैसे निकोलाई और रोबोट्स को देख रहे हों, और वाकई वो अपने मकानों और इमारतों के सामने लगी हुई स्क्रीनों पर उड़ाने वाले अजनबियों को देख रहे थे। वो सामने देखते हुए अपनी ज़ुबान में कहने लगे, रोबोट्स रोबोट्स हैं, ये जोन 1 से हमारे जोन में आ गए हैं। उनसे पूछा गया, क्यों आए हो, हमारे जोन में क्यों आए हो? फ़ौरन जवाब दो, वरना हमारे इन हथियारों से मौत की शुआएं निकलेंगी और तुम्हें फना कर देंगी। सासा निकोलाई ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए दोनों हाथ उठाकर कहा, एनिमल मैन, हैवान आदमी, धमकी ना दो। तुम लोगों ने रोबोट्स को देखकर ये तो मालूम कर लिया कि मैं जोन 1 से आया हूँ, लेकिन मेरे इस खास लिबास की कारकर्दगी से वाकिफ़ नहीं हो। यह एटमी लिबास है। इससे निकलने वाली शुआएं पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देती हैं, और जिस हथियार से भी हम पर हमला किया जाता है उस हथियार की गोलियां और तबाह कुन शुआएं हमारे लिबास से टकरा कर वापस पलट जाती हैं और हम पर हमला करने वाले के चीथड़े उड़ा देती हैं। एक हैवान आदमी ने कहा, तुम लोगों के मुतालिक हमारी मालूमात महदूद हैं, फिर भी ये जानते हैं कि तुम लोगों ने बड़ी साइंसी तरक्की की है, और जितनी तरक्की की है उतने ही बर्बाद होते जा रहे हो। तुम भी बर्बाद होकर इन फौलादी रोबोट्स के साथ यहाँ आए हो, क्या पनाह लेना चाहते हो? निकोलाई ने कहा, हाँ मैं यहाँ पनाह लेना चाहता हूँ, लेकिन पहले अपनी ताकत और बेपनाह सलाहियतों का मुजाहरा करूँगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं बेबस और मजबूर नहीं हूँ। तुम लोग कभी फ़रेब और मक्कारियों से मुझे हलाक नहीं कर सकोगे। यही दावा हमारा है। तुम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुमने अपने एटमी लिबास की खासियत बता दी। ये लिबास आ आने वाली गोली या शुआ को हमलावर की तरफ लौटा देता है। हमारी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो खासियत तुम्हारे लिबास में है वही हमारे जिस्मों में है।
तुम्हारी एटमी शुआएं हमारे जिस्मों के किसी भी हिस्से से टकराकर तुम्हारी ही तरफ वापस पलट जाएंगी। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। हमारा एक हैवान आदमी तुम्हारे सामने आ रहा है। सासा निकोलाई स्क्रीन पर उन हैवान आदमियों को देखने लगा। वो सब सर से पैर तक इंसान थे, लेकिन उनके चेहरों को देखकर अंदाजा होता था कि सदियों पहले वो जानवर रहे होंगे। फिर उनमें रफ्ता रफ्ता तब्दीलियां आती रहीं। वो 4 पैरों से झुककर चलने की बजाय सीधे 2 पैरों पर खड़े होकर तन कर चलने लगे। चेहरों पर भी तब्दीलियां आती रहीं। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक इंसान पहले बंदर था, फिर हज़ारों वर्षों में इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ इंसान बनता चला गया। यहाँ ये बहस नहीं है कि डार्विन की थ्योरी सही है या गलत, लेकिन जोन 3 के हैवान सैकड़ों हज़ारों वर्षों से इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए 2 हाथ और 2 पैरों के इंसान बन चुके थे। सिर्फ चेहरों पर हैवानों के आसार रह गए थे। उनमें से कुछ बंदरों से, कुछ लूमड़ियों से और कुछ शेरों से मुशाबिहत रखते थे। वैसे उनकी जिस्मानी तब्दीलियों से ज़्यादा उनकी जहनी तब्दीलियाँ हैरत अंगेज़ थीं। उन्होंने साइंस, तिब और टेक्निकल शोबों में अर्जी दुनिया के इंसानों और जोन 1 के साइंसदानों से ज़्यादा तरक्की की थी। वहाँ की एक औरत फिज़ा में तैरती हुई आई, फिर निकोलाई और रोबोट्स के सामने पहुंचकर सीधी खड़ी हो गई, फिर अपने मुंह से एक कैप्सूल निकाल लिया। वो सेहतमंद जिस्म की एक हसीना थी। सिर्फ चेहरा ऐसा था कि उसे देखकर लूमड़ी याद आ जाती थी। वो बोली, हम बाहर से आने वालों को खुश आमदीद नहीं कहते, इसलिए मैं भी नहीं कहूँगी। अगर तुम्हें तौहीन का एहसास हो तो मुझे अपने लिबास की एटमी शुआओं से मार डालो। आने वाली ने सिर्फ एक चिरमी निकर और एक चिरमी ब्लाउज पहना हुआ था। सिर्फ एक एटमी शुआ उसके हसीन बदन के चीथड़े उड़ा देती, लेकिन वो इस दावे के साथ सीना तान कर आई थी कि किसी भी हथियार से उसके बदन पर हमला किया जाए तो हमलावर को नाकामी होगी। सासा निकोलाई ने बेयकीनी से पूछा, क्या एटमी हथियार से भी ये हसीन वजूद फना नहीं होगा? मैं सामने खड़ी हूँ, आजमा लो। हमला करो मगर होशियार रहना, तुम्हारी एटमी शुआएं तुम्हारी ही तरफ लौट कर आएंगी। तुम हमें मोहतात रहने को भी कह रही हो और तौहीन भी इसलिए कर रही हो कि हम मुश्तिल होकर तुम पर हमला करें। मगर मैं नादान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ पहले हम एक दूसरे की ताकत का हिसाब कर लें। अगर हमारी ताकतें मुतवाज़न होंगी तो हम दोस्त बन जाएंगे, वरना ताकत का तवाज़न ना हो तो कमज़ोरों को कुचल कर अपनी हुकूमत कायम की जाती है। यहाँ हमारी हुकूमत है और हमारी ही रहेगी। इससे पहले कि तुम्हारी ताकत का तवाज़न हमारे सामने बिगड़ जाए, हम तुम्हें बताएंगे कि हम किस कदर कवी और ज़हीन हैं। आओ मेरे साथ। ये कहकर उसने अपने मुंह से निकाले हुए कैप्सूल को दोबारा मुंह में रखा। फिर जोन की सतह से 6 फुट बुलंद हो गई। उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए दूसरी तरफ पलट गई। सासा निकोलाई और तीनों रोबोट्स ने अपने अपने फ्लाइंग शूज़ की परवाज़ का तयन मखसूस बुलंदी और महदूद फासले तक किया। फिर उसके पीछे परवाज़ करते हुए कुछ फासला तय करने के बाद एक आबादी में पहुंच गई। वहाँ भी तमाम मकानात और 2-3 मंजिला इमारतें लोहे के सतूनों पर बनाई गई थीं। वहाँ जो औरतें, मर्द और बच्चे थे वो छोटे साइज़ की कारों में आते जाते दिखाई दे रहे थे। वो कारें भी जोन की सतह से 4-6 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रही थीं। वहाँ के बाशिंदे जोन की सतह को फसल उगाने, रहने और आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। वो ना तो जोन की सतह पर रहते थे, ना आसमान पर। सतह और आसमान के दरमियान फ़िज़ा में मौलिक रहकर ज़िंदगी गुजारते थे। इसके बावजूद इस जोन की सतह से बेहद इस्तिफ़ादा करते थे। सतह पर पड़े हुए बेशुमार गड्ढों से जो गैस खारिज होती थी वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती थी। जोन की तह में कुदरती ग़िज़ा थी। वो ग़िज़ा दूर से पत्थरों और चट्टानों की तरह दिखाई देती थी, लेकिन वो चट्टानें इतनी मुलायम थी कि बच्चे भी उन्हें हाथों से नोचकर और दांतों से काट कर खा लेते थे। पहाड़ों की बुलंदी पर बर्फ़ के तोदों को तोड़ा जाता था। फिर इस बुलंदी से पानी उनकी आबादी तक पहुंचता था। उनकी रहनुमाई करने वाली लोमड़ी हसीना एक 2 मंजिला इमारत के पास आकर रुक गई। इमारत के चारों तरफ कार पार्किंग और परवाज़ करने वाले अफराद के उतरने के लिए वसी और रीज़ प्लेटफॉर्म बना हुआ था। वह सब परवाज़ करते हुए उस प्लेटफॉर्म पर उतर गए। सासा निकोलाई ने पूछा, इस 2 मंजिला इमारत में क्या है? क्या तुम हमें अंदर ले जाना चाहती हो? तुम अपने रोबोट्स के साथ खुद ही अंदर जाओगे। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना मेरी ड्यूटी थी, मेरी ये ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ। ठहरो, अपने लोगों से कहो हम इस इमारत के अंदर नहीं जाएंगे, वो लोग बाहर हैं। हमारे जोन में आकर अपनी बात ना मनवाओ, यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। तुम अंदर जाओगे, नहीं जाओगे तो इसी तरह बाहर खड़े रहोगे। किसी दूसरी जगह जाना चाहोगे तो कहीं से भी हाइड्रोजन गैस की एक लकीर तुम्हारी नाक तक आएगी। तुम सिर्फ एक ही सांस खींचोगे तो तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त और आंतें पिघल कर पानी हो जाएंगी। ये कहते हुए वो लूमड़ी हसीना परवाज़ करती हुई वहाँ से चली गई। निकोलाई ने रोबोट से कहा, हम यहाँ मुसीबतें मोल लेने के लिए आ गए हैं, हमें किसी दूसरे जोन में जाना चाहिए। एक रोबोट ने कहा, कैसे जाएंगे? वह धमकी देकर गई है कि हम यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना चाहेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस के जरिए हलाक कर दिया जाएगा। निकोलाई ने कहा, हो सकता है ये महज धमकी हो, हमें आजमाना चाहिए। मैं गोश्त पोस्ट का सांस लेने वाला इंसान हूँ, वो मुझे हाइड्रोजन गैस के जरिए हलाक कर सकती हैं, मगर तुम तीनों सांस नहीं लेते हो। वो गैस तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी और ना तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। तुम में से कोई एक फ्लाई करके इस जोन से बाहर जाए, इसके बाद हम चले जाएंगे। PP-10 ने कहा, मैं जा रहा हूँ।
अगर मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे तो मेरे पीछे तुम सब चले आना। ये कहकर उसने बुलंदी की तरफ परवाज़ की। निकोलाई और बाकी 2 रोबोट्स सर उठाकर उसे देखने लगे। पहले चंद सेकंड तक यही ख्याल था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया। उसके फ्लाइंग शूज़ के तले से शोले निकल रहे थे। ठीक उसी जगह एटमी शुआ की चांदी जैसी पतली सी किरण ने एक जूते को छू लिया। फिर पलक झपकने से पहले एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। निकोलाई ने डूबते हुए दिल से देखा। PP-10 के फौलादी जिस्म के पर खच्चे उड़ गए। उनसे कुछ फासले पर सिनेमा के पर्दे की तरह बड़ी स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर एक हैवान आदमी नजर आया। उसने कहा, हमने इस रोबोट के जिस्म पर हमला नहीं किया क्योंकि इसके जिस्म पर एटमी लिबास था। हमारी एटमी शुआ इसके लिबास से टकराकर वापस आ जाती। हम इसके चेहरे और आंखों पर हमला कर सकते थे या फिर इसके फ्लाइंग शूज़ के खुले हुए तले पर। वैसे तुमने देख लिया, हमारी फॉक्स ब्यूटी ने जो वार्निंग दी थी वो महज धमकी नहीं थी। अब तुम खड़े रहो और फैसला करते रहो कि हमारी इस इमारत में दाखिल होना चाहोगे या अपनी आखिरी सांस तक बाहर ही खड़े रहोगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सासा निकोलाई ने बेबसी से अपनी बाकी रह जाने वाले 2 रोबोट्स को देखा। उसका सहारा और ताकत वही 2 रोबोट्स थे या फिर उसका एटमी लिबास। इसके अलावा कोई गैर मामूली सलाहियत नहीं थी और हिफाजत के लिए किसी खुफिया ताकत का सहारा नहीं था। वो मजबूर होकर आगे बढ़ा। उस इमारत का बड़ा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कुछ हैवान आदमी अपने कामों में मसरूफ़ नजर आ रहे थे। कुछ इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ लूमड़ी नुमा, कुछ बंदर नुमा थे और कुछ ऐसे हैबतनाक थे कि शेर बब्बर दिखाई देते। लेकिन इंसानों की तरह कमर सीधी थी, 2 पैरों से चल रहे थे, 2 हाथों से काम कर रहे थे और हर मामले में जहानत से काम ले रहे थे। एक कॉरिडोर के पास खड़े हुए हैवान आदमी ने उससे कहा, इधर आओ, तुम्हें इस कॉरिडोर से जाना है। वो तीनों उस कॉरिडोर से गुजरने लगे। आगे दाएं बाएं और सामने कितने ही कॉरिडोर दरख्त की शाखों की तरह नामालूम किस सिमत गए थे। एक तंग से कॉरिडोर के सामने खड़े हैवान आदमी ने कहा, इधर आओ, तुम्हारा रास्ता ये है। वो कॉरिडोर इतना तंग था कि एक वक्त में एक ही शख्स वहां से गुजर सकता था। फिर वहां एक दरवाज़ा था जिसे खोलकर जाने के बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाता था। पहले एक रोबोट ने जाना चाहा, लेकिन वो ऐसा लहीम शहीम था कि उस कॉरिडोर में फंस कर रह जाता। हैवान आदमी ने कहा, दोनों रोबोट्स आगे दूसरे कॉरिडोर से जा सकती हैं, तुम यहाँ से जाओ। निकोलाई ने कहा, मैं अपने रोबोट्स के साथ जाऊँगा। नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग है। मंजूर है तो ये दरवाज़ा खोलकर तनहा कॉरिडोर में जाओ, वरना यहीं खड़े रहो। तुम्हें वापस जाने की या कहीं आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी और इजाज़त के बगैर एक कदम भी उठाओगे तो मौत की तरफ जाओगे। वो बुरी तरह फंस गया था। ना आगे जाने का हौसला था और ना ही वहाँ खड़ा रह सकता था। आखिर उसने रोबोट से कहा, तुम दोनों आगे जाओ। वो उस कॉरिडोर में आगे बढ़ गए। निकोलाई दरवाज़ा खोलकर उस तंग से कॉरिडोर में आ गया। 2-4 कदम चलने के बाद उसने महसूस किया कि कॉरिडोर के अंदर हरारत बढ़ रही है। मज़ीद चंद कदम आगे जाने के बाद हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। वो दौड़ता हुआ वापस दरवाजे के पास आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह लॉक हो चुका था। दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा था, उसमें कोई चिटखनी या लॉक वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। वो तेज़ी से उधर जाने लगा। इतनी देर में उसका तमाम जिस्म पसीने से भीगने लगा। जिस्म पर लिबास चुभ रहा था। वह जल्दी जल्दी लिबास उतारता हुआ दौड़ता रहा। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचा तो वाकई वो लॉक नहीं था। निकोलाई से खोलता हुआ बाहर आया। जानलेवा हरारत से निजात मिल गई। इत्मीनान से सांस लेते वक्त याद आया कि वह नंगा हो चुका है और एडमी लिबास कॉरिडोर में रह गया है। वो एकदम से लपक कर दरवाजे के पास आया। उसे खोलने की कोशिश की तो खोल ना सका। उसके पीछे आनी सलाखें थीं। सलाखों के पीछे एक कमरा था। उसकी एक दीवार पर लगी हुई स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर एक हवान आदमी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, इस कमरे में आ जाओ, यह नहीं सलाखों वाला दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। वो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर चीखते हुए बोला, यू फ्रॉड, चीटर, मक्कार, धोखेबाज, तुम लोगों ने धोखे से मुझे निहत्ता कर दिया है। हैवान आदमी ने कहा, निहत्ता नहीं, नंगा कर दिया है। ऐसी हालत में तुम अपने जोन में भी वापस नहीं जा सकोगे। तुम लोग पछताओगे। मेरे रोबोट्स पूरे जोन को तबाह कर देंगे। स्क्रीन का मंजर बदल गया। रोबोट PP-8 और 9 नजर आ रहे थे। वो साकित खड़े हुए थे। उनके आसपास खड़े हुए हैवान आदमी मुख्तलिफ औजारों से उनकी पुश्त का हिस्सा खोलकर वो बैठियाँ निकाल रहे थे, जिनके जरिए वो दोनों मुतहरिक रहते थे। निकोलाई अपने अंदर झाग की तरह बैठ गया। स्क्रीन से आवाज़ आई, सलाखों के इधर आओगे या उधर ही रहोगे? मगर कब तक उधर रहोगे? क्या सारी ज़िंदगी? वह सर झुकाकर आनी सलाखों वाले कमरे से गुजर कर अंदर आया। फिर पलट कर देखा। वह दरवाज़ा खुद ब खुद मुकफ्फल हो गया था। एक बहुत बड़े गुंबद नुमा हॉल में जदीद साइंसी आलात और मशीनें तरतीब से रखी हुई थीं। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें थीं। इन स्क्रीनों पर उस जोन के मुख्तलिफ हिस्से दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक स्क्रीन पर निकोलाई नज़र आ रहा था। इस हॉल में एक शहाना तर्ज की बड़ी रिवॉल्विंग चेयर पर मंकी मास्टर बैठा हुआ था। अब वो मंकी यानी बंदर नहीं रहा था, कद्यावर इंसान बन गया था।
लेकिन अपने आबाओ अजदाद के हवाले से मंकी कहलाता था। चूंकि वहाँ के हुक्मरानों में से एक था, इसलिए मंकी मास्टर कहलाता था। दूसरी स्क्रीन के सामने टाइगर मास्टर और तीसरी रिवॉल्विंग चेयर पर फॉक्स मिस्ट्रेस बैठी हुई थी। दूसरे मातहत मंकी, टाइगर और फॉक्स सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह इधर उधर अलर्ट खड़े हुए थे। वो तीनों रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे उस स्क्रीन को देख रहे थे जहां निकोलाई नजर आ रहा था। वाहनी सलाखों वाले दरवाजे से गुजरकर अंदर आ गया। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। अंदर एक कुर्सी और एक छोटा सा बेड था। वो कुर्सी पर आकर बैठा और उसने अपने हाथ कुर्सी के हत्थों पर रखे तो दोनों हाथ हथकड़ियों से जकड़ गए। वो हथकड़ियों से निजात पाने के लिए जद्दोजहद करने लगा। बड़ी सी स्क्रीन पर मंकी मास्टर नजर आ रहा था। वो कह रहा था, कलाइयाँ टूट जाएंगी मगर रिहाई नहीं मिलेगी। अक्ल से समझो और साकित बैठे रहो। अक्ल ने भी यही समझाया कि कलाइयाँ टूट जाएंगी, खुद को टूट फूट से बचाए रखना चाहिए। उसके सोचने के दौरान छत पर से एक आयरन कैप उसके सर पर आ गई और उसके सर को पेशानी और कनपट्टियों तक ढांप लिया। निकोलाई महसूस कर रहा था कि आयरन कैप के अंदर कई तार और पुर्जे उसके सर पर मकनातीस की तरह चिपक रहे हैं। तब उसने स्क्रीन पर देखा, मंकी मास्टर ने भी सर पर वैसी ही आयरन कैप पहन ली थी। वह होंठों को बंद किए खामोश बैठा हुआ था, लेकिन उसकी सोच की लहरें निकोलाई से कह रही थीं, यह अपने ख्यालात सुनाने वाली और दूसरों के ख्यालात सुनने वाली कैप है। तुम मेरे ख्यालात सुन रहे हो और मैं तुम्हारे ख्यालात सुनने वाला हूँ। जब तक वो कैप तुम्हारे सर पर रहेगी तब तक तुम अपने होंठों और जुबान को जुम्बिश नहीं दे सकोगे। तुम्हारे चोर ख्यालात बोलते रहेंगे और तुम उन्हें बोलने से नहीं रोक सकोगे। मंकी मास्टर खामोश हो गया। निकोलाई के चोर ख्यालात बेख्तियार बोलने लगे। उसने कोशिश की कि कुछ ना सोचे, मगर उसका अपना जहन अपने काबू में नहीं रहा। गोया वो आयरन कैप हिप्नोटाइज करती थी। अमले तनवीम के जरिए जहन को इंसान के इख्तियार से बाहर कर देती थी और टेलीपैथी के अमल की तरह सोच की लहरों को आमिल तक पहुंचाती थी। अपनी कारकर्दगी के मुताबिक वो TH कैप यानी टेलीपैथी हिप्नोटाइजिंग कैप कहलाती थी। वो तीनों सरबराह मंकी मास्टर, टाइगर मास्टर और फॉक्स मिस्ट्रेस उसके चोर ख्यालात से मालूम कर रहे थे कि जोन 1 में अर्जी दुनिया के बाशिंदे आ रहे हैं। उन अर्जी बाशिंदों में बड़ी हैरत अंगेज सलाहियतें हैं। वो ऐसी किसी TH कैप के बगैर टेलीपैथी के जरिए दूसरों के ख्यालात पढ़ लेते हैं और जब चाहते हैं साया बनकर निगाहों से ओझल हो जाते हैं। निकोलाई के ख्यालात कह रहे थे कि वो यहाँ पनाह लेने आया था मगर कैदी बन गया है। ये भी गनीमत है, अपने जोन में रहता तो जान से मारा जाता। अब तो जोन 1 में बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी। अर्जी बाशिंदे बहुत चालाक और मक्कार हैं। उन्होंने सोलारस और उसकी बेटी को भी वहाँ से भगा दिया होगा। फॉक्स मिस्ट्रेस यानी मलका लूमड़ी ने निकोलाई से सोच के जरिए पूछा, अर्जी बाशिंदे किस तकनीक से साया बनकर निगाहों से ओझल हो जाते हैं? उन्होंने गैर मामूली गोलियाँ तैयार की हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सिर्फ इतना मालूम है कि साथ सोलारस अर्जी दुनिया वालों से शिकस्त खाकर जोन में वापस आ रहा था। तब हमारे जोन की एक लड़की तमारा अपने शौहर के साथ साया बनकर सोलारस और उसकी बेटी के वजूद के अंदर समा गई थी। इस तरह वो जोन 1 के खलाई प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए थे। उन तीनों सरबराहों ने निकोलाई से राब्ता ख़त्म कर दिया, अपने सरों से कैप उतार दी। फिर टाइगर मास्टर ने कहा, यह बड़ी तशवीश की बात है कि अर्जी दुनिया के बाशिंदे नज़रों से ओझल हो जाते हैं। अगर वो यहाँ आएंगे तो हमें कई तरह से मजबूर और बेबस बना देंगे। फॉक्स मिस्ट्रेस ने कहा, मैं अपनी मक्कारी और सियासत से इस जोन की मलका बन गई हूँ। अपनी मक्कारियों से मुखालफिन को कुचल देती हूँ, लेकिन मंकी मास्टर तुम साइंसदान हो। यहाँ की तमाम साइंसी इजादात तुम्हारी साइंसदान बरादरी की मनहूने मिन्नत हैं। अब कोई ऐसा आला ईजाद करो कि वह साया बनकर गायब होने वाले तुम्हारे आले के सामने साया न बन सकें या साया बनने के बाद छुपकर हम पर हमले न कर सकें। मंकी मास्टर ने कहा, वाकई बड़ी तशवीश की बात है। वो साया बन जाते हैं और दूसरों के वजूद में समा जाते हैं। अगर वो यहाँ आएंगे और हमारे अंदर समा जाएंगे तो हम कभी उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। वो कंप्यूटर के जरिए अपने मातहत साइंसदानों तक ये हदायत पहुँचाने लगा कि उस नुक्ते पर गौर किया जाए और अमली तजुर्बे के लिए रास्ता निकाला जाए कि एक गोश्त पोस्ट के ठोस जिस्म को साय में किस तरह तब्दील किया जा सकता है। फिर जिस साय को मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, उसे छूकर कुछ महसूस नहीं कर सकते, और जो महज रोशनी की जिद है, वो साया कैसे दोबारा गोश्त पोस्ट के ठोस वजूद में ज़ाहिर हो जाता है। ये नामुमकिन सी बात थी, लेकिन साइंसदान और माहिरीन तिब नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करते हैं और मुमकिन बनाने के लिए उन्हें दिन रात एक ही नुक्ते पर गौर करने और काबिल अमल रास्ते निकालने के लिए बरसों तक मेहनत करनी पड़ती है। मंकी मास्टर की साइंसदान बरादरी भी बरसों तक मेहनत करने वाली थी, लेकिन निकोलाई के कैदी बनने के सिर्फ 55 घंटों के बाद देवी अपनी डमी शीतारा और रोबोट PP7 के साथ जोन 3 की सतह पर पहुंच गई। पूरे जोन में खतरे का सायरन गूंजने लगा। वहां खुले मुकामात पर जहां जहां बड़ी स्क्रीनें थीं, वो सब रोशन हो गईं। फॉक्स मिस्ट्रेस, टाइगर मास्टर और मंकी मास्टर पूछ रहे थे, तुम कौन और कहाँ से आए हो? उन तीनों सरबराहों को एक जगह कद्यावर रोबोट खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके साथ कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था।
देवी ने इस जोन की सतह पर कदम रखने से पहले ही अपनी डमी शीतारा को एक गोली खिला दी थी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। उन दोनों के साए PP7 के अंदर समाये हुए थे। देवी ने कहा, कोई भटका हुआ मुसाफिर तुम्हारी नगरी में आ जाए तो दूर से उसे मुखातिब ना करो, सामने आकर उसे मेहमान समझकर इस्तकबाल करो। टाइगर मास्टर ने गुर्रा कर कहा, जब तक तारुफ हासिल ना हो और हमें इत्मीनान हासिल ना हो तब तक हम बिन बुलाए मेहमान को खुशामदीद नहीं कहते। फॉक्स मिस्ट्रेस ने कहा, मिस्टर रॉबर्ट, तुम्हारी आवाज़ औरतों जैसी है, क्या तुम मेरी तरह एक लेडी हो? देवी ने कहा, रॉबर्ट्स नर और मादा नहीं होते, लेकिन तुम मुझे लेडी समझ सकती हो। एक औरत दूसरी औरत को कभी अपने बराबर जगह नहीं देती। अगर ये गलत है तो आओ और मेरे लिए किसी फ्लाइंग कार का इंतज़ाम करो। मैं इस पूरे जोन को देखना चाहती हूँ। हमारे जोन को देखकर तुम क्या करोगी? अगर पसंद आ गया तो यहाँ अपनी हुकूमत कायम करूँगी। बड़े अहमकाना ज़ाइम के साथ आई हो। तुमसे पहले जोन 1 का एक साइंसदान निकोलाई 3 रोबोट्स के साथ आ गया था। हमने एक रोबोट के परखच्चे उड़ा दिए, बाकी 2 को नाकारा बना दिया, और यहाँ हुकूमत करने के ख्वाब देखने वाला निकोलाई हमारा कैदी बना हुआ है। देवी ने डमी शीतारा से कहा, तुम बातें करो, मैं इनके दिमागों में जा रही हूँ। ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि यहाँ 2 रोबोट्स हैं, उन्हें नाकारा बना दिया गया है। मैं उन्हें अपने लिए कारआमद बना लूँगी। उसने फॉक्स मिस्ट्रेस की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। ख्यालख्वानी की परवाज़ की, फिर बड़ी आसानी से मलका लूमड़ी के अंदर पहुँच गई। वो कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। देवी ने कहा, हेलो फॉक्स, तुम इस्तकबाल करने नहीं आई, मैं आ गई। क्या मुझे अपने अंदर से भगा सकोगी? वो घबरा कर बोली, टाइगर मास्टर, वो शी रोबोट जो स्क्रीन पर हमसे 1 घंटे के फासले पर है, वो टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग के अंदर आ गई है। टाइगर मास्टर ने परेशान होकर पूछा, क्या वाकई वो यहाँ पहुँच गई है? ये हमारा मॉन्की मास्टर कहाँ चला गया है? ऐसे वक्त हमें उसकी जहानत की ज़रूरत है। देवी ने उसके अंदर आकर कहा, हेलो टाइगर, तुम्हारा मॉन्की मास्टर ख्वाह कितना ही ज़हीन हो, मेरे आगे घुटने टेक देगा। मैंने फॉक्स के ख्यालात पढ़कर मालूम किया है कि तुम तीनों इस जोन पर हुकूमत कर रहे हो। मैं तुम तीनों को अपनी मुट्ठी में रखूंगी तो इस जोन की मालिक व मुख्तार बन जाऊंगी। वो बातों के दौरान उस गुंबद नुमा हॉल में रखे हुए जदीद साइंसी आलात और मशीनों को देख रही थी। 6 मुसल्ला गार्ड जो सॉल के मुख्तलिफ हिस्सों में खड़े हुए थे। देवी ने टाइगर मास्टर से कहा, तुम मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो? मैं इस वीरान इलाके में हूँ। मेरे लिए फ़ौरन एक फ्लाइंग कोच भेजो और मेरे वहाँ पहुँचने तक अपने हुक्मरान साथी मॉन्की मास्टर को यहाँ हाजिर रहने का मशवरा दो। उसके अहकामात की तामील होने लगी। रोबोट्स के लिए एक फ्लाइंग कार रवाना की गई। फॉक्स मिस्ट्रेस और टाइगर मास्टर मुख्तलिफ ज़राए से मॉन्की मास्टर का सुराग लगा रहे थे, लेकिन वह जोन की किसी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा था और ना ही किसी की कॉल का जवाब दे रहा था। देवी ने फॉक्स मिस्ट्रेस से पूछा, क्या तुम्हें पहले से इल्म था कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ? हमें अब तक ये मालूम ना हो सका कि तुम खला के किस हिस्से से आई हो। यहाँ हमारे आसपास जितने जोन हैं उन सब की एक ही ज़ुबान है। तुम ये ज़ुबान बोल रही हो लेकिन बोलते वक्त गलतियाँ कर रही हो। इससे अंदाज़ा होता है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी जोन से नहीं है और तुम अर्जी दुनिया से आई हो। निकोलाई ने हमें बताया था कि अर्जी दुनिया के बाशिंदे टेलीपैथी जानते हैं और वह जब चाहते हैं खुद को साए में तब्दील करके नज़रों से ओझल हो जाते हैं। क्या तुम अर्जी दुनिया से आई हो? उसके जवाब देने से पहले ही टाइगर मास्टर ने कहा, मैडम फॉक्स, अपना कंप्यूटर ऑन करो, मॉन्की मास्टर हमसे रब्ता कर रहे हैं। फॉक्स मिस्ट्रेस ने अपने करीब रखे हुए कंप्यूटर का ऑन किया। दूसरी तरफ से मॉन्की मास्टर की तहरीर स्क्रीन पर उभरने लगी। वो कह रहा था, मैडम फॉक्स, हमारे जोन में कोई अर्जी दुनिया से आई है। वो हमारी ज़ुबान सही तरह नहीं बोल रही है। उसकी बातें सुनकर मुझे शुबा हुआ था। जब तुमने चीख कर कहा कि वह तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंच गई है तो मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। मैं फ़ौरन ही तुमसे और टाइगर मास्टर से दूर चला आया हूँ। फॉक्स मिस्ट्रेस ने देवी की मर्जी के मुताबिक कंप्यूटर के जरिए पूछा, तुम कहाँ हो? ऐसी मुसीबत के वक्त हमें छोड़कर क्यों गए हो? क्या हमें इस बैरूनी हमले से निजात दिला सकोगे? मेरी यही कोशिश होगी। वैसे तुम लुमड़ी की नस्ल से हो, तुम्हें मक्कारी से काम लेकर अपनी अकल से सोचना चाहिए था कि वो अर्जी दुनिया से आने वाली हमें मक्कारी दिखा रही है, एक रोबोट के अंदर रहकर बोल रही है, जबकि कोई रोबोट किसी लेडी की आवाज़ और अंदाज में नहीं बोलता है। वो रोबोट के अंदर छुप कर आई है और आइंदा तुम सब के अंदर छुप कर रहेगी। यहाँ कोई उसे जिस्मानी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकेगा और ना ही उसे हलाक किया जा सकेगा। अभी मैं नहीं जानता कि तुम्हें और टाइगर मास्टर को उससे किस तरह निजात दिलाऊं। पहले तो मैं अपना और अपने जोन के अहम मुकाबरीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। मैंने उन सबको अपनी मॉन्क की बरादरी वाले इलाके में बुलाया। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि वह नामालूम मुद्दत के लिए गूंगे बन जाए, आपस में एक दूसरे से धीमी आवाज़ में भी ना बोलें, हमेशा कंप्यूटर के ज़रिए गुफ्तगू करें। टाइगर मास्टर ने पूछा, क्या हमारे बोलने के बायस वह हमारे दिमाग में आई है? हाँ, तुम दोनों बोल रहे थे। ये मुकद्दर की बात है कि मैं खामोश था। अगर बोलता तो वह मेरे अंदर भी चली आती। बहरहाल मैंने अपने इलाके की सरहद पर मुसल्ला गार्ड्स का सख्त पहरा लगाया है। तुम दोनों अपने इलाके के लोगों से कह दो कि मेरे इलाके की सरहद से दूर रहें, नज़र भी ना आए। जो भी नज़र आएगा मेरे गार्ड्स उसे फना कर देंगे। क्या तुमने हमारे खिलाफ महाज बना लिया है? तुम्हारे गार्ड्स हमारे आदमियों को क्यों फना करेंगे? क्या दुश्मनी है?
दुश्मनी नहीं है। वह साया बनकर रहने वाली तुम्हारे लोगों के अंदर छुप कर आएगी तो हमें उसकी आमद का इल्म नहीं होगा। फिर वह हमारे इलाके में आकर हमारे वजूद के अंदर भी समा जाएगी। तुम्हें और टाइगर मास्टर को मेरी हिफाजत की खातिर अपने लोगों पर पाबंदियां आयद करना चाहिए। फॉक्स मिस्ट्रेस दोस्ताना अंदाज में जवाब देना चाहती थी, लेकिन देवी की मर्जी के मुताबिक कंप्यूटर के जरिए बोली, तुमने हमारे लोगों को फना करने की धमकी दी। हम तुम्हारी धमकियों से मरूब नहीं होंगे। अगर तुम अपनी सरहद बंद करोगे तो हम उस साया बनने वाली को दोस्त बनाकर तुम्हारे इलाके में दाखिल हो जाएंगे। अब मैं अपने दिमाग में रहने वाली से पूछती हूँ, प्लीज़ वो अपना नाम बताए। दूसरी तरफ से मॉन्की मास्टर की तहरीर ने कहा, अच्छा तो इस वक्त वह तुम्हारे अंदर है। हाँ, उसका नाम देवी है। देवी से कहो उसकी शामत उसे यहाँ लाई है, दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से कंप्यूटर बंद कर दिया गया। देवी ने कहा, इस बंदर ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे बताओ वो कैसी कुव्वतों का हामिल है। मॉन्की मास्टर और उसकी बरादरी के अक्सर लोग बड़े ज़हीन और तजुर्बाकार साइंसदान हैं। उन्होंने बड़े हैरत अंगेज साइंसी आलात और मशीनें ईजाद की हैं। अब किसी ऐसे फार्मूले पर काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में वो गैर मामूली कैप्सूल तैयार होगा, जिसे निकलने पर वो भी तुम्हारी तरह साया बन जाएंगे। इसके अलावा ऐसा आला तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो तुम्हारी रूपोशी और तुम्हारे साय से ठोस जिस्म में आने का राज मालूम कर सकेंगे। देवी ज़रा तशवीश में मुब्तला हुई, फिर बोली, ये नामुमकिन है। वैसा कोई गैर मामूली कैप्सूल या गैर अर्जी आला कभी तैयार नहीं कर सकेंगे। जब मॉन्की मास्टर और उसके साथी साइंसदान किसी भी फार्मूले पर काम करते हैं तो हमें भी यकीन नहीं आता कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे, लेकिन उनकी कामयाबियां साबित कर देती हैं कि वो सब वाकई बंदरों की नस्ल से हैं। वो दूसरों की नक्काली के माहिर हैं। तुम गोश्त पोस्ट की हो मगर साया बन जाती हो। अब वो तुम्हारी भी नक्काली करते हुए कभी गायब होने और कभी ज़ाहिर होने का तमाशा दिखाएंगे। ऐसी बात है तो मैं उन्हें ऐसे फार्मूलों पर काम करने से रोकूंगी, आज ही रोकूंगी, अभी रोकूंगी। वह फॉक्स मिस्ट्रेस और टाइगर मास्टर से मालूमात हासिल करने लगी कि वो दोनों किस तरह मॉन्की मास्टर के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों सहमे हुए थे और कह रहे थे वो किसी भी दुश्मन के खिलाफ बहुत ताकतवर है, लेकिन मॉन्की मास्टर के एटमी हथियारों से खौफजदा हैं। उसके साइंसदानों ने ऐसे छोटे बड़े साइंसी आलात तैयार किए हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ वही जानते हैं। बाकी दूसरों के लिए वो आलात बड़े पुरस्कार हैं। वह थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर फॉक्स मिस्ट्रेस के दिमाग से निकलकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। रोबोट PP7 की रिहाइश के लिए एक गेस्ट हाउस मखसूस किया गया था। वहाँ रोबोट एक तरफ खड़ा हुआ था और एक पलंग पर डमी सितारा का साया लेटा हुआ था। देवी ने उसके दिमाग में पहुंचकर देखा, वो सो रही थी, गहरी नींद में थी। देवी अपने बिस्तर से उठकर उसके बिस्तर के सिरे पर आकर बैठ गई। फिर उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाओ, इसके बाद दोबारा सो जाना। वो बेदार हो गई। वो दोनों साया बनकर रहने के दौरान ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू करती थी, लेकिन इस वक्त उनकी गोलियों का असर ख़त्म हो गया। दोनों ही गोश्त पोस्ट के जिस्मों में ज़ाहिर हो गई। डमी ने कहा, देवी जी आप ज़ाहिर हो गई हैं, तुम भी ज़ाहिर हो गई हो। एक मुकर्रर वक्त से पहले कोई मेरी असली सूरत नहीं देख सकेगा। तुम भी नहीं देख रही हो और ना ही ये मेरी असली आवाज़ और लहजा है। हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप मेरी आवाज़ और लहजे में बोल रही हैं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जगाया है कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मेरी वापसी चंद घंटों में भी हो सकती है और कुछ अरसा भी लग सकता है। तुम मेरे लिए परेशान हो ना। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुमसे रब्ता रखूँगी। देवी जी, मैं जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर हो चुकी हूँ। यहाँ के लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे। देवी ने गोलियाँ निकालकर उसे देते हुए कहा, ये 2 गोलियाँ। हमारी अर्जी दुनिया के वक्त के हिसाब से एक गोली का असर 3 माह तक रहता है। 2 गोलियाँ तुम्हें 6 माह तक रूपोश रखेंगी। अगर मैं जल्दी वापस आऊँगी तो तुमसे एक गोली वापस ले लूँगी। एक गोली कहीं गुम ना होने पाए। इसे कहाँ छुपाओगी? ये मेरी कलाई में जो कंगन है इसके खोल में छुपा कर रखूँगी। मैं साया बनी रहूँगी, किसी की नज़र मेरे कंगन पर नहीं पड़ेगी। वो मुतमईन होकर वहाँ से उठ गई, फिर बोली, अपनी नींद पूरी करो, मैं जा रही हूँ। देवी एक गोली निकलकर साया बन गई। उसने देखा डमी सितारा ने गोली हलक से नहीं उतारी थी। वो सोच रही थी, दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। मैं नींद पूरी करने के बाद साया बन जाऊँगी। वैसे गोलियों को बचा कर रखना चाहिए, खतरा पेश आते ही निकलना चाहिए। वो दोनों गोलियों को कंगन में छुपाकर बिस्तर पर लेट गई। देवी ने इस गेस्ट हाउस के अंदर और बाहर अच्छी तरह देखा। उसकी डमी से दूर या नज़दीक कोई नहीं था। देवी ने दूसरे कमरे में आकर PP7 के फ्लाइंग शूज़ में मॉन्की मास्टर के इलाके तक के फासले और सिमतों का तयन किया। फिर उसे कहा, मुकर्ररा फासले तक चलो, फिर मेरी डमी के पास वापस आ जाना। मैं शायद कुछ अरसे तक तुमसे दूर रहूँगी। डमी सितारा ने देवी की हदायत पर दरवाज़ा खोला। PP7 बाहर आया। वह दरवाज़ा दोबारा अंदर से बंद हो गया। देवी PP7 के अंदर समाकर वहाँ से मॉन्की मास्टर के इलाके की तरफ रवाना हो गई। इन्हीं लम्हात में मॉन्की मास्टर साइंसी तजुर्बा गाह में मसरूफ़ था। एक मातियत तेज़ी से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक जदीद किस्म का 3 इंच का ऑडियो रिकॉर्डर था। उसने कहा, मास्टर ये सुने, डिटेक्टिव वाले के ज़रिए ये आवाज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। उसने रिकॉर्डर को ऑन किया। मॉन्की मास्टर तवज्जो से सुनने लगा। देवी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, ये 2 गोलियाँ हैं।
हमारी अर्जी दुनिया के हिसाब से एक गोली का असर 3 माह तक रहता है। 2 गोलियां तुम्हें 6 माह तक रूपोश रखेंगी। वो दोनों हिंदी जुबान बोल रही थीं। इस जोन के लोगों के दिमागों में जो कुदरती ट्रांसलेटर अल्लाह था, उसके जरिए वो हिंदी जुबान मंकी मास्टर की समझ में आ रही थी। जब उसने ये सुना कि डमी ने वो 2 गोलियां अपने कंगन में छुपाई हैं और देवी रोबोट के साथ कहीं जा रही है, तो उसने तमाम साथी साइंसदानों से कहा, ब्रेन लॉकिंग कैप पहन लो, शायद वो देवी इधर आ रही है। सरहद के तमाम गार्ड्स को मुस्तैद और चौकन्ना रहने को कहो। मंकी मास्टर और सभी साइंसदान ब्रेन लॉकिंग कैप पहनने लगे। वो कैप दिमाग को मुकफ्फल कर देती थी। अजनबी सोच की कोई लहर कैप पहनने वाले के दिमाग में नहीं पहुंच पाती थी। पराई सोच की लहरें कैप से टकरा कर वापस चली जाती थी। मंकी मास्टर ने दीवार पर लगे हुए कई बटनों में से एक बटन को दबाया। इससे साइंसी तजुर्बागाह की छत का एक हिस्सा खुलने लगा। उसने एक कैप्सूल निकालकर अपने मुंह में रखा। इसके साथ ही परवाज करता हुआ खुली हुई छत से गुजरता हुआ बाहर चला गया। छत दोबारा बंद होने लगी। देवी को फॉक्स मिस्ट्रेस और टाइगर मास्टर के चोर ख्यालात ने बताया कि रोबोट को जो गेस्ट हाउस रिहाइश के लिए दिया गया है, वहाँ कोई खुफिया जासूसी आला नहीं है। उनके ख्यालात ने सच कहा था। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि मंकी मास्टर उनसे बहुत सी बातें छुपाता है। उसने गेस्ट हाउस के अलावा कई अहम इमारतों में जासूसी आलात छुपा रखे थे। वह फॉक्स मिस्ट्रेस और टाइगर मास्टर की भी खुफिया रिकॉर्डिंग करता रहता था। वह खुफिया जासूसी आलात इसलिए किसी की नज़रों में नहीं आते थे कि वह दरवाज़ों के हैंडल का एक लाजमी हिस्सा बनकर रहते थे। मंकी मास्टर उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां उसने अपने लिबास में से एक छोटा सा आला निकाला जो रिमोट कंट्रोलर की तरह था। उसका एक बटन दबाते उसमें से एक पतली एटमी शुआ निकली। रोशनी की इस पतली सी धार ने दरवाजे के लॉक को 3 तरफ से काट दिया। इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया। डमी सितारा गहरी नींद में थी। उसके कलाई में वो कंगन था। दिमाग के कुदरती ट्रांसलेटर आले ने समझाया था कि कंगन एक जेवर है जिसे कलाई में पहना जाता है। वह बिस्तर के सिरे पर बैठ गया। फिर उसके एक हाथ को थामकर वो कंगन कलाई से उतारने लगा। डमी सितारा की आंख खुल गई। वो एक अजनबी को देखकर चीखना चाहती थी। मास्टर ने एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया। वो उसके मजबूत हाथ की गिरफ्त में तड़पने लगी। फिर निढाल सी होकर तड़पना भूल गई। कंगन उसकी कलाई से निकल गया। मंकी मास्टर ने कंगन के खोल से दोनों गोलियों को निकालकर अपने लिबास में छुपा लिया। डमी सितारा उसे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। वो बोला, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी और देवी की गुफ्तगू हिंदी ज़ुबान में सुनी है। हम हर ज़ुबान समझ लेते हैं। तुम सुन रही हो कि मैं तुम्हारी ज़ुबान बोल रहा हूँ? वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं इल्तिजा करती हूँ, मेरी गोलियाँ वापस कर दो। तुम सिर्फ 2 गोलियाँ मांग रही हो, मैं ऐसी सैकड़ों दूंगा। पहले इसका कीमियाई तज्जिया करके इसका फार्मूला तैयार कर लेने दो। मैं मर जाऊंगी, देवी जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम मेरे पास रहोगी। देवी ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगी। ये कैप देख रही हो, ये ब्रेन लॉकिंग कैप है। ये सर पर रहेगी तो पराई सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग को छू भी नहीं सकेंगी। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? हाँ। क्या तुम्हें किसी जवान ने यह नहीं बताया कि तुम कितनी हसीन हो? बस ये समझ लो कि तुम अपनी अर्जी दुनिया से मेरी तन्हाइयाँ दूर करने आई हो। उसने एक कैप्सूल मुंह में रखा। सितारा को दोनों बाजू में उठाया। फिर दौड़ता हुआ गेस्ट हाउस से बाहर आकर परवाज करने लगा। रमीरेज और टेरी टेलर बड़े वफादार और मुहिब्बे वतन थे। तमाम साबका टेलीपैथी जानने वालों ने मुख्तलिफ हालात में अपने वतन से गद्दारी की। अपने अमरीकी हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान के मातहत बनकर रहना गवारा नहीं किया। अमरीका छोड़कर दूसरे ममालिक में गए, फिर दूसरों के जाल में फंसकर उनके गुलाम बनकर रह गए। इस बार जनरल की जिद और हठधर्मी के बायस रमीरेज और टेरी टेलर उसके मुखालिफ बन गए। उन दोनों का मुतालबा था कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ दिए जाए। जनरल उन्हें यह दे सकता था। एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ 5 अदद थे। उनमें से 2 अदद उन दोनों को दिए जा सकते थे, लेकिन जनरल ने कहा कि पहले साइंसी तजुर्बे में इन खलाई अशिया का तज्जिया किया जाएगा। ऐसे ही लिबास और जूते तैयार किए जाएंगे। इसके बाद वो लिबास और जूते अपने मुल्क के दोनों ख्याल ख्वानी करने वालों को दिए जाएंगे। रमीरेज और टेरी टेलर ने अपनी तौहीन महसूस की। उन्होंने 2 अदद लिबास और जूते चुरा लिए। फिर जनरल और आला हुकाम से कहा, जनरल महज अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए हम इन चीज़ों से महरूम रखना चाहता था। उसके कमीनेपन के बायस हमने आर्जी तौर पर अपनी वफादारी को बालाए ताक रखा। सिर्फ 2 लिबास और 2 जोड़े जूते चुराए, लेकिन हमें इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि हमने 3 अदद लिबास और 3 जोड़े जूते चुराए हैं। यह महज इल्ज़ाम है। तीसरा लिबास और जूते किसने चुराए हैं, इसका सुराग लगाया जाए। उन्होंने जनरल के चोर ख्यालात पढ़े। पता चला उसने नहीं, किसी दूसरे ने चुराए हैं। आला हुकाम और दूसरे आला फौजी अफसरान ने कहा, अगर जनरल हमारे दोनों ख्याल ख्वानी करने वालों को नाराज़ ना करता तो वो दोनों अपनी निगरानी में इन लिबासों और जूतों को बाहिफाजत साइंसी तजुर्बागाह तक पहुंचा देते। हुकूमत चाहती है कि रमीरेज और टेरी टेलर हमेशा की तरह मुहिब्बे वतन और अपने हुक्मरानों के वफादार रहें। हम इनकी वफादारियों के पेश नज़र जनरल को फ़ौज की मुलाजमत से बर्खास्त करते हैं। इस तरह अमरीकी हुकाम ने रमीरेज और टेरी टेलर की नाराज़गी दूर कर दी।
उनसे कहा, साइंसी तजुर्बा गाम में एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ की तकनीक और मैकेनिज़्म को समझा जा रहा है। जल्द ये चीज़ें खासी तादाद में तैयार की जा सकेंगी। ट्रांसफार्मर मशीन बिल्कुल तैयार है। अब हमें नए ख्याल ख्वानी करने वालों का इजाफा करना चाहिए। वह दोनों हुकूमत और फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों से ऐसे जवान लड़कियों और जवान मर्दों का इंतखाब करने लगे जो सेहतमंद, बॉडी बिल्डर, निहायत ज़हीन और हाजिर दिमाग थे। उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के लिए लाजमी था कि इस मशीन के एक बेड पर रमीरेज या टेरी टेलर को लेटना पड़ता ताकि उनकी टेलीपैथी की सलाहियतें उन जवानों के दिमागों में मुंतकिल हो सकें। लेकिन रमीरेज और टेरी टेलर अपने हुक्मरानों और फ़ौज के आला अफसरों के सामने नहीं आते थे। वह दोस्तों और दुश्मनों से छुपकर ज़िंदगी गुजारते थे। उन्होंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए फ़ौज के आला अफसरान से कहा, हम दोनों में से कोई एक ट्रांसफार्मर मशीन से गुजर कर काबिल नौजवानों के अंदर टेलीपैथी का इल्म ट्रांसफ़र करेगा, फिर वहाँ से चला आएगा। अगर ताक़ुब किया जाएगा और हमारी खुफिया रिहाइशगाह का सुराग लगाया जाएगा तो हमारी वफ़ादारी गद्दारी में तब्दील हो जाएगी। वह दोनों मुहब्बे वतन थे, मगर उनके और हुक्मरानों के दरमियान एतमाद कायम नहीं रहा। जब ट्रांसफार्मर मशीन को इस्तेमाल करने का वक्त आया तो टेरी टेलर उस जजीरे में गया जहाँ वह मशीन थी। वह एक नौजवान के साथ मशीन से गुजरने के बाद उस जजीरे से वापस आ गया। जिसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल की जाती थी वो मशीन से गुजरने से पहले बेहोश हो जाता था और बाद में भी 2-4 घंटे तक बेहोश रहता। टेरी टेलर ने जिस नौजवान के अंदर टेलीपैथी और दीगर गैर मामूली सलाहियतें पैदा की थी उसके दिमाग में रमीरेज मौजूद रहा। जब वो होश में आने लगा तो रमीरेज ने उस पर तनवीमी अमल किया और ये बात नक्श कर दी कि उसे मुहिब्बे वतन रहना चाहिए, लेकिन हुक्मरान और फौजी अफसरान के नामाकूल अहकामात की तामील नहीं करना चाहिए। अगर उसे अच्छे मकासद के लिए बेहतर मशवरों की ज़रूरत हो तो वह किसी वक्त भी रमीरेज और टेरी टेलर से रब्ता कर सकता है। टेरी टेलर के ज़रिए एक जवान ने टेलीपैथी के अलावा समात व बसारत की गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर ली थीं। इस नौजवान के ज़रिए दूसरी नौजवान लड़की के अंदर वही सलाहियतें मुंतकिल की गईं। फिर उस लड़की के ज़रिए तीसरे जवान तक वह सलाहियतें पहुँचाई गई। उनसे बहुत दूर बैठे हुए रमीरेज और टेरी टेलर उन तमाम नो आमोज टेलीपैथी जाने वालों के अंदर जाते और उन पर तनवीमी अमल करके वही बातें नक्श कर देते थे कि उन्हें अपने हुक्मरान और फौजी अफसरान के बेजा अहकामात की तामील नहीं करना चाहिए। मुसलसल 12 दिन तक 5 नौजवान सेहतमंद लड़कियों और 7 खूबरू जवान मर्दों को उस मशीन से गुजारा गया। रमीरेज और टेरी टेलर उन सब के दिमागों में वतन से मोहब्बत और माकूल अहकामात पर अमल करने के असूल नक्श करते रहते। आला हुकाम और आला फौजी अफसरान ने उन 12 नए टेलीपैथी जाने वालों को हुक्म दिया कि वो दूसरे दिन फौजी हेडक्वार्टर में हाजिर हो जाएं। उन्हें मज़ीद ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ शहरों के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। दूसरे आला हुकाम और आला फौजी अफसरान आर्मी हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड में बेशुमार फौजी जवानों के साथ आए और उन 12 टेलीपैथी जाने वालों का इंतज़ार करने लगे, लेकिन उन 12 में से कोई एक भी नहीं आया। उन्होंने इस हॉस्टल के सिक्योरिटी अफसर से फ़ोन के ज़रिए पूछा, इस हॉस्टल के 12 रंगरूट कहाँ हैं? सिक्योरिटी अफसर ने जमाई लेते हुए कहा, सर मैं अभी सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि उन्होंने मुझ पर और यहाँ के तमाम दूसरे गार्ड्स पर पिछली रात तनवीमी अमल किया, हमें सुला दिया, फिर वो सब यहाँ से चले गए। अब इस हॉस्टल में उल्लू बोल रहे हैं। एक आला अफसर ने गुस्से से पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? ख्वाब और हकीकत में फ़र्क होता है। जाओ उन 12 रंगरूटों से कहो अभी मुझसे फ़ोन पर बात करें। फ़ोन पर दूसरी आवाज़ ने कहा, मैं उन 12 में से एक रंगरूट हूँ। सिक्योरिटी अफसर की इस रिपोर्ट पर यकीन कर लें कि हम में से कोई उस कैद खाने में नहीं है जिसे आप हॉस्टल कहते हैं। सिक्योरिटी अफसर ने ख्वाब नहीं देखा था। हम सब ने तमाम गार्ड्स को सैरज़दा कर दिया था और ख़ुद पर लगाए गए पहरे को तोड़ दिया था। अब हम सब आज़ाद हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि हमने तुम्हें कैदी बनाया था और अब तुम सब आज़ाद होकर बागी बन गए हो कि वतन दुश्मनी के लिए तुम सब के अंदर गैर मामूली सलाहियतें पैदा की गई थीं? हम दुश्मन नहीं, वतन दोस्त हैं। जब फ़ौज का शोबा आज़ाद रहकर वतन की सलामती और बेहतरी के लिए हमेशा कोशियाँ रहता है तो हम टेलीपैथी जाने वाले भी आज़ाद रहकर मुल्क और कौम के लिए हमेशा जद्दोजहद में मसरूफ़ रह सकती हैं। क्या रमीरेज और टेरी टेलर ने आज़ाद रहकर इस मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया? अच्छा, तो उन दोनों ख्याल ख्वानी करने वालों ने तुम सबको अपने तनवीमी अमल में जकड़ लिया है। तुम सब खुद को आज़ाद समझ रहे हो लेकिन उन दोनों के मामूल और ताबेदार हो। यह आपका ख्याल है, वरना उन्होंने हमें आप जैसे अकाबरीन के बेजा दबाव में रहकर फ़राइज़ अदा करने से मना किया है। आपसे पहले जितने हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले आप जैसे अफसरान की पाबंदियों में थे उन्हें अपने बुरे अंजाम से दो चार होना पड़ा। हम माजी से सबक हासिल कर चुके हैं। आइंदा मुल्क और कौम की खिदमत इसी तरह करेंगे जिस तरह रमीरेज और टेरी टेलर कर रहे हैं। हमारी रहनुमाई के बगैर किस तरह मुल्क और कौम की खिदमत करोगे? आप जैसे फ़ौजियों की रहनुमाई से खुदा बचाए। आपसे पहले भी फ़ौजी अफसरान ने अपने उल्टे सीधे मंसूबों से हमारे दर्जनों ख्याल ख्वानी करने वालों को भटका दिया, दूसरों को गुलाम बना दिया या फिर उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उस फ़ौजी आला अफसर ने अपने करीब बैठे हुए एक आला हाकिम से कहा,
हम ज़बरदस्त धोखा खा रहे हैं। वो तमाम रंगरूट हमसे बगावत कर चुके हैं। आला हाकिम ने कहा, मालूम है। इस वक्त एक रंगरूट मेरे दिमाग में बोल रहा है। दूसरे हुक्काम और अफसरान भी कहने लगे कि उनके दिमागों में भी उन 12 में से कोई ना कोई बोल रहा है। उन तमाम अकाबरीन को बेक वक्त ये मालूम हो रहा था कि रमी रेज और टेरी टेलर की तरह वो 12 ख्याल ख्वानी करने वाले भी रूपोश रहकर अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। एक आला अफसर ने गुस्से से कहा, क्या खाक फ़र्ज़ अदा करेंगे? कैसे फ़र्ज़ अदा करेंगे? किसी भी काम के लिए पहले हमसे इजाज़त लेनी होगी। हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। यहाँ हमारी हुकूमत है। छोटी हुकूमत हो या अमरीका जैसे बड़े मुल्क की हुकूमत, सभी हुकूमतें फ़ौज के दबाव में रहती हैं। लेकिन हम फ़ौज से ज़्यादा ताकत रखते हैं। हम अपने हुक्मरानों को दबाव में नहीं रखेंगे और फ़ौज के बड़ों को अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। फ़ौज के आला अफसर ने कहा, तुम हमारे खिलाफ क्या कर लोगे? ये रफ्ता रफ्ता मालूम होगा। फ़िलहाल हम अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ट्रांसफार्मर मशीन को अपनी निगरानी में रखेंगे। किसी फ़ौजी अफसर को उस जजीरे में जाने की इजाज़त नहीं होगी जहाँ ये मशीन है। आला अफसर उठकर अपने मातहत से बोला, जजीरे में ड्यूटी देने वाले जवानों और अफसरों को फ़ौरन ख़तरे से आगाह करो। उनसे कहो कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए मज़ीद फ़ौजी इमदाद भेजी जा रही है। एक जवान ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए कहा, CNC साहिब इतना मत उछलो, वरना जजीरे में जितने फ़ौजी हैं उन सब ने हमारे हुक्म पर वो जजीरा छोड़ दिया है। वो वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं। हम तीनों अफवाज के सरबराहों से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी फ़ौजों को जजीरे के करीब ना पहुंचने दें। एटमी लिबास सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास भी है। हम एक मुल्क और एक कौम के बाशिंदे हैं। हमें आपस में अमन और सलामती से रहना होगा। अपनी फ़ौजी बर्तरी के ज़ोम में जो भी कदम उठाओगे वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और हम अपने मुल्क के फ़ौजियों को नुकसान नहीं, फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप तमाम अकाबरीन मौजूदा हालात पर गौर करें। फिर शाम के 4 बजे आप सब जहाँ भी होंगे, हम आपका फ़ैसला सुनने आपके दिमागों में हाजिर हो जाएंगे। फिर खामोशी छा गई। जहनों पर सन्नाटा छा गया। वह नई ख्याल ख्वानी करने वाले चले गए। फ़ौज के आला अफसर ने फ़िज़ा में घुंसा लहरा कर कहा, ये नए ख्याल ख्वानी करने वाले जवान इस हद तक हमारे लिए कभी चैलेंज ना बनते। ये रमी रेज और टेरी टेलर के बहकाने से हमारे खिलाफ महाज बना चुके हैं। एक ने कहा, ये तमाम नौजवान नादान नहीं है कि किसी के बहकाने पर ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे। वो 5 लड़कियां और 7 जवान मर्द बेहद ज़हीन है, हाजिर दिमाग हैं, इसलिए उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाया गया था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्हें रमी रेज और टेरी टेलर की रहनुमाई मिल गई है। वो हुक्मरान और फ़ौजियों को अपनी दानिस्त में मजबूर और बेबस बना रहे हैं। बगावत के पहले ही मरहले में ट्रांसफार्मर मशीन पर कब्जा जमा लिया। अगर हमने उन्हें जजीरे से बेदखल ना किया तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि हमें जंग लड़ने के रास्ते पर ले आए हैं, मगर हम किससे जंग करेंगे? वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले रमी रेज और टेरी टेलर की तरह रूपोश रहेंगे। जजीरे में अपने कई ताबेदारों को मुसल्ला रखेंगे। हमारे हमलों से तमाम ताबेदार मरेंगे। वह तमाम बागी रूपोश रहकर हम पर हमले करेंगे। फिर तशवीश की बात यह है कि उनके पास 2 अदद एटमी लिबास हैं। एक अफसर ने चौंक कर कहा, ओह, हम ये भूल रहे हैं कि ये तमाम टेलीपैथी जानने वाले उस साइंसी तजुर्बा गाह में पहुंच सकते हैं। हमें वहाँ के फ़ौजी जवानों और अफसरों को मोहतात और मुस्ताद कर देना चाहिए। वाकई वो ज़रा देर के लिए भूल गए थे कि ट्रांसफार्मर मशीन को उनसे छीनने वाले साइंसी तजुर्बा गाह में पहुँच वहाँ से भी मुसल्लह फ़ौजियों को भगा सकती हैं। उन्होंने साइंसी तजुर्बा गाह के इंचार्ज अफसर से रब्ता किया। उससे पूछा, क्या वहाँ टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं? जी नहीं, मिस्टर रमी रेज और मिस्टर टेरी टेलर ने हमें अब तक मुखातिब नहीं किया है। वो लोग खामोशी से दिमागों में आ सकती हैं। वो हमारे अपने हैं। चोरों की तरह छुप कर क्यों आएंगे? अब वो अपने नहीं रहे, चोर बन गए हैं। उनके साथ 12 नए ख्याल ख्वानी करने वाले भी बागी हो गए हैं। इंचार्ज अफसर को बताया गया कि उन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन पर कब्जा जमा लिया है। इस साइंसी तजुर्बा गाह पर भी कब्जा जमा सकती है। लिहाजा मालूम किया जाए कि वो चोरी छुपे वहाँ मौजूद हैं या नहीं। वहाँ कोई ऐसी खिलाफ तवक्को बात हुई हो जिससे शुबा होता हो कि ख्याल ख्वानी करने वाले तजुर्बा गाह के अंदर मसरूफ़ रहने वालों के दिमागों में छुपे हुए हों। इंचार्ज अफसर इस सिलसिले में छानबीन करने लगा। उसने 1 घंटे के बाद रब्ता करके कहा, सर, यहाँ किसी ख्याल ख्वानी करने वाले की मौजूदगी के आसार नहीं है। वैसे छुपकर दिमाग में रहने वाले को महसूस भी नहीं किया जा सकता। वो हमारे आपके दिमागों में जितना मोहतात रहेगा उतना ही हम उसकी मौजूदगी से बेखबर रहेंगे। शाम 4 बजे ये नौजवान टेलीपैथी जानने वाले तमाम हुक्मरान और फ़ौजी अफसरों के दिमागों में आए। फिर एक ने आला अफसर से कहा, यह जब बेबसी है कि जब तक मुखातिब ना किया जाए तुम हमें अपने अंदर भी महसूस नहीं कर सकते। हम खूब समझ रहे हैं। तुम सब साइंसी तजुर्बागाह में जाते हो और वहाँ छुप कर रहते हो। वह हमारे मुल्क की बहुत बड़ी साइंसी तजुर्बागाह है। हम वहाँ जाने के हकदार हैं। फिर हम छुप कर क्यों जाएंगे? इस नीयत से छुप कर जाओगे कि एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ तैयार होते ही उन्हें वहाँ से चुरा ले जाओ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वहाँ तैयार होने वाली तमाम चीज़ों को एक बड़े स्टोर रूम में लॉक करके रखा जाएगा। जब खलासी आने वाले हमला करेंगे तो हम स्टोर रूम से उन चीज़ों को निकाल कर जवाबी हमला करेंगे। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो कि कोई फ़ौजी अफसर उन एटमी लिबासों और फ्लाइंग शूज़ को खला में जाने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा।
वो लिबास और जूते खला में जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। क्या तुम हमारे दलेर और ज़हीन फ़ौजियों को वहाँ जाने से रोकोगे? हाँ, पहले ये बताना होगा कि खला में जाना क्यों ज़रूरी है। क्या वहाँ के मुख्तलिफ जोनों पर हुकूमत करने का इरादा है? बेशक, हम वहाँ के तमाम जोनों में जाकर अमरीकी परचम लहराएंगे। हमारी दुनिया के जितने मुल्कों में अमरीकी इमदाद का परचम लहरा रहा है, वहाँ कौन सी खुशहाली है? हम छोटे ममालिक को दबाव में रखकर वहाँ के अवाम से अपनी बुराइयाँ सुनते हैं। क्या खला में गालियाँ सुनने का इरादा है? इस दुनिया में हमारे बेशुमार दुश्मन हैं। एक तवील मुद्दत से तुम लोग फरहाद अली तैमूर को घुटने टेकने पर मजबूर ना कर सके। क्या ये नहीं जानते कि फरहाद का बेटा खला में पहुंचा हुआ है? यहाँ उसका कुछ ना बिगाड़ सके तो खलाई जोन में जाकर कौन सा तीर मार लोगे? हम इस सिलसिले में तुमसे ना बहस करने चाहते हैं और ना मशवरा लेना चाहते हैं। मशवरा तो लेना ही होगा, वरना तुम में से जो भी फ्लाइंग शूज़ पहनेगा उसमें कोई ना कोई खराबी हम पैदा कर चुके होंगे। वह जूते तुम्हें थोड़ी सी बुलंदी तक ले जाकर वापस ज़मीन पर गिरा देंगे। वह नया ख्याल ख्वानी करने वाला जवान एक फ़ौजी जवान की ज़ुबान से बोल रहा था। तमाम सुनने वालों को ज़रा देर के लिए चुप सी लग गई। फिर एक हाकिम ने पूछा, खला की वुसअतों में जाना और कायनात के राज मालूम करना इंसान का हक है, तुम लोग एतराज़ क्यों कर रहे हो? हम चाहते हैं पहले ज़मीन के झगड़े निपटाओ, फिर खला में झगड़े शुरू करो। पारस के मुकाबले में पहले कौन सी कामयाबी हासिल की है? पारस के मुकाबले में पहले कौन सी कामयाबी हासिल की है कि खलाई जोन में जाकर कामयाबी के झंडे गाड़ दोगे? एक अफसर ने कहा, हम एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ के ज़रिए अब फरहाद अली तैमूर को ज़रूर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तुमसे पहले बाबा साहब के इदारे में ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तुम लोग कब तक उस इदारे और फरहाद को अपने से कमतर समझते रहोगे? तुम सब नई नस्ल के जवान हो, फरहाद से मुतासिर भी और मरूब भी। क्या उसके कदमों में गिरने का इरादा है? किसी भी दानिशमंद से पूछ लो, वो कहेगा जिस दुश्मन को ज़ेर नहीं कर सकते उसे दोस्त बना लो। इस तरह शिकस्त खाकर नीचे नहीं गिरोगे, दोस्ती करके उसके बराबर होगे। फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो। अपने इस ख्याल से बाज आ जाओ कि हमारे मुंतखब अफराद को खला में जाने से रोकोगे। हमने इस ख्याल से ट्रांसफार्मर मशीन को नज़रअंदाज किया है कि वह मशीन हमारी अमरीकी जवानों की निगरानी में है। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तुम लोग भी अपने अंदर लचक पैदा करो। हम तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तुम हमारे मामलात से दूर रहो। हम लोगों को खला में जाने से ना रोको। इस तरह हमारे दरमियान अमन और सलामती रहेगी। उस नौजवान ने कहा, बेशक हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ की तैयारी में ना जाने कितने हफ्ते और कितने महीने लगेंगे। इन चीज़ों के तैयार होने तक हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वह जितने ख्याल ख्वानी करने वाले थे वह सब मुख्तलिफ सिमतें चले गए। रमीरेज और टेरी टेलर की तरह उन्होंने ये तय किया कि रूबरू कभी किसी से नहीं मिलेंगे। ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे से रब्ता रखेंगे। अपना चेहरा और हुलिया भी वह तब्दील कर चुके थे। उन्होंने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया था कि अपने तौर पर कोई कदम उठाने से पहले रमीरेज और टेरी टेलर से मशवरे ले लिया करेंगे।